अब इन्वेस्टमेंट हम समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं, पार्टनरशिप समझ चुके हैं। अब हमने बात करनी है पार्टनर्स किस तरह के होते हैं, किस तरह के इन्वेस्टर चाहिए होते हैं, किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स टोटली होती हैं, एक ई कॉमर्स स्टोर किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स ले सकता है। ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब हमने बात करनी है आज की क्लास में, वो करनी है कि जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान कैसे बनता है और बिजनेस प्लान क्या होता है या बिजनेस प्लान कैसे बनता है। तो उस पर बात करते हैं। ये वो बिजनेस प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिस पे मैंने 2 करोड़ की फंडिंग ऑलरेडी रेज की हुई है। ये सेम बिजनेस प्लान था, सेम बिजनेस प्लान जो है वो इन्वेस्टर को दिखाया गया था, उसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट उठाई गई थी। इसमें सब कुछ शामिल है। इसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, बिजनेस प्लान के साथ एक प्रेजेंटेशन होती है और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल प्लान में अपना तो नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको फाइनेंशियल प्लान की एक शीट शेयर करूंगा जिसमें आपने डेटा खुद फिल करना होता है और उसको खुद लेकर चलना होता है। तो क्योंकि मेरे फाइनेंशियल जो है उसमें एक एक प्रोडक्ट कितने का आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना सब कुछ होता है, तो उसमें एक एक डिटेल होती है। तो ऑब्वियसली मैं लाइशा की वो डिटेल तो नहीं दूंगा कि प्रोडक्ट कितने का पड़ता है, शिपिंग कितनी की पड़ती है और सेल कितने में होता है और मंथ में हम कितनी सेल्स करते हैं और किससे कितना नेट प्रॉफिट लेते हैं और आगे जो फोरकास्टिंग होती है कि अगले 3 सालों में हमने क्या क्या करना है, क्या हमारे प्लान्स हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद कैसे उन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चलेंगे, उससे क्या क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो ऑब्वियसली वो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं उसी तरह की सेम शीट आपको दिखाऊंगा जिसमें डेटा फिल नहीं हुआ होगा, डेटा आपने खुद फिल करना होगा। तो अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से पहले हम बिजनेस प्लान एक कम्प्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। और ये बिजनेस प्लान आप कोई भी स्टार्टअप, कोई भी ई कॉमर्स स्टोर, कोई भी बिजनेस रन करने से पहले एक बनाओगे तो आपको इन्वेस्टमेंट भी रेज हो जाएंगी और आपको खुद भी एज एंटरप्रेन्योर भी पता चल जाता है कि भाई ये बिजनेस जो मैं चलाने लगा हूँ या बिजनेस जो मैं करने लगा हूँ तो उसकी क्या आउटकम होगी, क्या बिजनेस होगा, क्या मार्केट गैप है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, क्या फाइनेंशियल फाइनेंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइशा के बिजनेस प्लान से। अच्छा, सबसे पहले जो इसमें चीज आती है वो आती होती है, जो होती है आपका अबाउट अस। ठीक है, कंपनी का अबाउट अस इसलिए जरूरी होता है स्टार्टअप का, ई कॉमर्स स्टोर का, कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप किस सेगमेंटेशन में काम कर रहे हो, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपकी नीश कौन सी है, आपकी सब नीश कौन सी है। इसमें उस कंपनी से रिलेटेड डेटा होता है। जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि लाइशा हाँ, क्योंकि हम तो 2017 में हुए थे, ये प्रेजेंटेशन मैंने 2021 20 21 में बनाई थी, 21 में बनाई थी आई गेस। हाँ, 21 में बनाई थी और 22 में इसके ऊपर फंडिंग रेज हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि अब तो ऑब्वियसली हम पुराने चल रहे हैं, तो मैं तो पुराना बताऊंगा ना कि 2017 से हम किस विजन के साथ चल रहे हैं। आपका अपना विजन होगा, बेशक आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन एक विजन के तहत उसको स्टार्ट करोगे। तो अबाउट अस में आप वो डेटा डालते हो कि हम टॉप क्वालिटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाना चाह रहे हैं, 2017 से हम रन कर रहे हैं। और हमारा विजन ये है कि हमारे अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ लैशेज और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो हैं वो डिज़ाइन करने हैं परफेक्शन के लिए। ठीक है, तो स्मॉल 2 से 3 लाइनों का आपका अबाउट अस आ जाता है। फिर आपकी स्टोरी, अब ये जो स्लाइड आप देख रहे हो ये 2019 में लिखी गई थी। तो अपनी एक स्टोरी आपने बतानी होती है। स्टोरी जरूरी होती है कि भाई ब्रांड, मतलब आपके जो फाउंडर्स हैं वो किस पे काम किया था उन्होंने, किस पे काम करना चाह रहे हैं, वो कैसे काम करना चाह रहे हैं, उनको ये आइडिया कहाँ से आया और वो इस इंडस्ट्री में क्यों इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या उसकी उनकी उस इंडस्ट्री में उनकी क्या एक्सपर्टीज हैं, वो उसको कैसे देख रहे हैं। तो इसमें एक स्टोरी, आप अगर स्टोरी से एग्जैक्ट स्टोरीज आपको सुननी हो या एग्जैक्ट स्टोरी का बारे में पता करना हो, तो आप शार्क टैंक इंडिया देखा करें। तो उसमें फाउंडर्स आकर सबसे पहले बताते हैं कि अगर वो 2 फाउंडर्स हैं, 3 फाउंडर्स हैं, 4 फाउंडर्स हैं, कि वो उनको स्टार्ट में आइडिया कैसे आया। वो बैठे हुए थे, उन्होंने देखा या वो जॉब करते थे तो उनको ये लगता था कि यार ये प्रॉब्लम है मार्केट में, ये था, ये मसला था, ये मसला था, तो हमारे पास उसका सोल्यूशन है, हमें सोल्यूशन पे काम करना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि एक शॉर्ट ब्रीफ सी आपकी एक स्टोरी स्टोरी होनी चाहिए। लाइशा की जो स्टोरी थी वो ये है कि लाइशा में जब आयशा काम करी थी तो उसने ये देखा कि यार मार्केट में जो लैशेज अवेलेबल हैं वो है बहुत चीप क्वालिटी की, 200 250 500 400 रुपए की हैं, लेकिन वो बहुत ही पैथेटिक प्रोडक्ट हैं जो कि कस्टमर्स की नीड नहीं। ठीक है, और जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो इतने महंगे हैं, या तो उसमें जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, हुदा है या हाउस ऑफ लैशेस है या डिफरेंट जो टैटी लैशेस हैं, तो डिफरेंट इतनी बड़े जो ब्रांड्स हैं वो एक तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मतलब उनकी ना डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है ना उनके स्टोर्स अवेलेबल है।
और अगर वो अवेलेबल भी हैं भी तो कस्टमर को ये नहीं पता होता कि ये फेक यूज कर फेक लेने लगा है या ओरिजिनल लेने लगा है, दूसरा इशू। और तीसरा इशू ये था कि उनकी प्राइसेस बाहर से भी बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान से बाहर से वो ओरिजिनल प्राइस पे उठाए जाते हैं। लेट्स सपोज अगर वो यूएस में $5 की सेल हो रही है, तो आम जो डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा है, जो बंदा सेल कर रहा है पाकिस्तान में, वो $5 डॉलर की वहां से लेता है, फिर पाकिस्तान उनको लेकर आता है, फिर यहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखता है, फ्रेट्स भी डालता है और उसको सेल करता है, तो ₹5 वाला प्रोडक्ट $10 का पड़ जाता है। तो अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में $5 का है और यहाँ पे वो $10 का है, तो उसकी तुक नहीं बनती खरीदने की। तो और जो पाकिस्तानी जो देसी ब्रांड्स थे या जो लोकल मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल हो रहा था, वो वन टाइम ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो एक दफ़ा पहनो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उसकी कोई क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स नहीं है, उसके ऊपर नहीं बने हुए होते। आर्टिफिशियल लैशेस होती हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती हैं। तो ये 2019 की स्टोरी। अब मैं कॉस्मेटिक्स की अगर स्टोरी बताऊंगा तो कॉस्मेटिक्स की स्टोरी डिफरेंट होगी। हमने लैशेस से स्टार्ट किया था, तो आपको ज़्यादा ये वाली जो स्लाइड नज़र आ रही है लैशेस की है। आज 2022 में 23 में हम कॉस्मेटिक्स ब्रांड है, तो मैं कॉस्मेटिक के हिसाब से अपनी स्टोरी डेवलप करूंगा। और उसकी भी सेम स्टोरी होगी, सिर्फ लैशेस की जगह कॉस्मेटिक्स होगा, कि बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लोकल प्रोडक्ट्स लोकल कंपनीज हमारे पास है नहीं है। जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी की कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो हम और ना ही वो पाकिस्तानी फेसेस, पाकिस्तानी आईज या पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स क्रिएट किए गए हैं। वो यूके यूएसए से रिलेटेड या चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं जो क्रिएट किए जाते हैं और पाकिस्तान में लॉन्च किए जाते हैं। तो ये हमारी एक सॉर्ट ऑफ एक शॉर्ट स्टोरी आपने बतानी होती है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसमें मसला क्या था, आपने क्या सोचा, कैसे सोचा, आइडिया कहाँ से आया, एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट की, कैसे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, आपकी इस मार्केट के ऊपर कितनी ग्रिप है या कितना आपको उस मार्केट के बारे में पता है। ये बेसिकली स्टोरी का एक हिस्सा होता है। और ये हर पैशनेट एंटरप्रेन्योर की अगर आप पूछोगे कि वो जिस भी स्टार्टअप पे काम कर रहा है या जिस भी इंडस्ट्री पे काम कर रहा है, उसका पैशन होना, उस इंडस्ट्री के बारे में उसका नॉलेज होना, उसका स्किल सेट होना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये आर स्टोरी में वही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आप इस इंडस्ट्री के बारे में कितना अच्छा जानते हो और आप इस इंडस्ट्री में क्यों काम कर रहे हो। तो ये आर स्टोरी की स्लाइड आ जाती है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपकी आ गई एक ब्रांड का नाम, उसके बाद आपका अबाउट अस, उसके बाद आपकी आर स्टोरी, आपकी ब्रांड की स्टोरी, उसके बाद आ जाते हैं मीट द टीम। ये वाली स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो पिछली दो स्लाइड्स हैं वो भी इसी को कॉम्प्ली यही स्लाइड उनको भी कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। कैसे कि अगर आप की टीम स्ट्रांग है, ठीक है, आप पार्टनर स्ट्रांग हो, आप फाउंडर स्ट्रांग हो, और आपकी स्किल सेट है, आपका कोई बैकग्राउंड नॉलेज है, आपका उस इंडस्ट्री में तक टाइम स्पेंड हुआ हुआ है, या आपकी उस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी, देखो ई कॉमर्स में डिफरेंट इंडस्ट्री शामिल है। जिस तरह मैं ई कॉमर्स में मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है ब्रांडिंग की साइड पे, वो है मार्केटिंग की साइड पे, वो है डिजिटल की साइड पे, ठीक है। तो ये दो मेरी कोर स्ट्रेंथ्स है। आयशा की क्या स्ट्रेंथ है? आयशा की स्ट्रेंथ है मार्केट की में प्रोडक्ट डिजाइनिंग वाली साइड पे, कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, कि अगर ऐप पहले डिजाइन करनी है तो वो कैसे डिजाइन करनी है, उसमें क्या मसले हैं, उसके सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करना है, उसके कलर्स कौन से रखते हैं उसमें। तो जो प्रोडक्ट वाली साइड है वो मेरी स्ट्रांग नहीं है, प्रोडक्ट वाली साइड आयशा की स्ट्रांग है, मेरी वाली ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रांग स्ट्रांग है। और ऑपरेशन स्ट्रांग है, टीम को कैसे मैनेज होनी है, प्रोडक्ट कैसे आने हैं, कैसे पहुंचने हैं, ऑपरेशंस वाली जितनी भी साइड होती है, उसको मार्केट आउट कैसे करना है, कब पहुंचना है, कैसे लॉन्च करना है, कैसे मार्केट करना है, कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, कैसे सेल्स को इंक्रीज करना है। तो जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग और ऑपरेशंस वाली साइड है वो मैं देखता हूँ। जो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है, जो प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स हैं, जो यूएसपी है, जो प्रोडक्ट वाली मैन्युफैक्चरर से क्या बात करनी है, कितने में प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, कितनी उसके क्या यूएसपीज होगी, ये सारी जो प्रोडक्ट वाली साइड है वो आयशा की स्ट्रांग है। कॉस्मेटिक्स में अगर कोई और प्रोडक्ट होता तो शायद मेरी वो स्ट्रेंथ होती, लेकिन कॉस्मेटिक्स में मुझे इतना आइडिया नहीं है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का जितना आयशा को आइडिया है, जितना उसका स्किल सेट है, मेरा वो स्किल सेट नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, ये स्लाइड आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इस वजह से है कि शायद मेरे सबसे ज़्यादा 15-20 मिनट इसी स्लाइड के ऊपर लग जाएं, लेकिन वो ज़रूरी इस वजह से कि ज़्यादातर लोग जो ई कॉमर्स में आते हैं या वो स्टार्टअप रन करते हैं तो वो सोलो लेकर चलना चाहते हैं। सोलो से ये मतलब है उन मेरा कि वो कमाना तो करोड़ों में चाहते हैं, लेकिन किसी के साथ शेयरिंग नहीं करना चाहते, किसी भी पार्टनर के साथ।
शेयरिंग से भी मेरा क्या मतलब है कि जी सब कुछ मैं प्रोडक्ट भी खुद डिजाइन करूंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करवाऊंगा, मैं ऑपरेशंस भी खुद देखूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी खुद देखूंगा, मैं पैकेजिंग भी खुद देखूंगा, मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी खुद देखूंगा, मैं ई कॉमर्स भी स्टोर भी खुद क्रिएट करूंगा, ई कॉमर्स का स्टोर भी खुद बनाऊंगा, मैं उसके बाद उसकी सेल डिजिटल मार्केटिंग भी खुद करूंगा। तो सब कुछ सोलो लेकर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा सोच रहे हो और अगर आप बड़ा करना चाह रहे हो तो ये सोलो गेम नहीं है। ठीक है, इसमें आप सोलो जा ही नहीं सकते। कोई भी स्टार्टअप जो बड़ा जाता है, आप दुनिया का कोई स्टार्टअप उठा लो, वो सोलो पे नहीं नहीं चला आज तक, और ना ही कोई बंदा सोलो लेकर चला है। आप इंडिया में शार्क टैंक इंडिया देख लो तो आपको, अगर आप 100 एपिसोड देख रहे हो तो हेलो। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। उस सोलो को लेकर चलने के लिए भी आपको टीम चाहिए। ठीक है, टीम क्या चाहिए, एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर ऑपरेशंस में तगड़े हो, जी मैं लोग अच्छे मैनेज कर लेता हूँ, मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लेकिन मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, तो आपको एक बंदा डिजिटल मार्केटर चाहिए। अब आप उसमें बेशक ऐसा बंदा ले लो जो इसकी ब्रांडिंग भी स्ट्रांग स्ट्रांग हो, डिजिटल मार्केटिंग भी स्ट्रांग हो। आप एक ऐसा एम्प्लॉय रख लो, एक ऐसा फ्रीलांसर रख लो जो आपको, आप उसको पे कर रहे हो लेकिन वो आपका ये वाला काम प्रॉपरली कर ले। आप देखते हो जी, मुझे सोर्सिंग एंड हंटिंग ना प्रॉपरली नहीं आती, मैं सोर्सिंग और हंटिंग में फंसूंगा। हंटिंग तो मैंने कर ली, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट बनवाना है, फिर उसको पाकिस्तान लेकर आना है, फिर टैक्सेस पे करने हैं, फिर शिपिंग पे करनी है, फिर वेयर हाउस मैनेज करना है, वेयर हाउस में कितना सामान रहता है, कितना पड़ा हुआ है, कितना अवेलेबल है, कितना सेल हो रहा है, कैसे मैनेज करना है, उसको ऑटोमेटिक कैसे करना है। ऑपरेशंस वाली जो साइड जो इससे प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग से रिलेटेड है, ये मेरी बहुत स्ट्रांग है और मैं इसमें एंटर भी नहीं होना चाहता, मैं ये करना भी नहीं चाहता। तो मैं क्या करता हूँ कि एक फाउंडर, को फाउंडर ले आता हूँ जिसकी मेजर स्ट्रेंथ हो, वो ये हो कि वो प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग में बहुत ज्यादा तगड़ा हो। ठीक है, तो एक आप इस तरह का या फाउंडर देख लेते हो, या फिर आप एम्प्लॉय देख लेते हो, एम्प्लॉय देख लेते हो, या फ्रीलांसिंग पे 15-20 हज़ार 25 हज़ार पे कोई बंदा ले लेते हो जो आपकी ये सारे मसले हल कर दे। या आप एजेंट ले लेते हो कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि ये सारा काम मेरा है, आप जो है वो सारा कुछ छोड़ दो, ये सब कुछ मैं मैनेज करूंगा, आप जो है वो बकाया चीजें देखो। अब तीसरी चीज उसमें आ जाती है, वो आती है कि टीम की मैं बात कर रहा था। फिर उसमें ब्रांडिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग आती है। अब ज्यादातर लोग वेबसाइट्स भी जो बन करते हैं, ब्रांड की बनाते हैं, वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वेबसाइट भी खुद बनाते हैं और खुद सीखते हैं और खुद ही डिवेलप करते हैं। अब एक बंदा जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स स्टोर बनाने का, मैं सीख भी लूं, मैं उसके स्किल सेट को पहले दिन बैठकर या महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर सीख कर बीट नहीं कर सकता। और जो काम मुझसे 20-25 हज़ार 30 हज़ार में हो रहा है, उस पूरे स्किल सेट को मुझे खुद सीखने की क्या जरूरत है, उस पूरे स्किल सेट को मुझे करने की क्या जरूरत है 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपए के लिए। मैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्चिंग का टाइम है, जो ब्रांडिंग का टाइम है, मार्केटिंग का टाइम है, जो वेयर हाउस संभालने का टाइम है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बात करने का टाइम है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का टाइम है, वो टाइम में उधर से काट कर और एक ऐसे काम पे दूं जो पूरे साल में सिर्फ 30 हज़ार रुपए का काम है। तो 30 हज़ार रुपये मैंने क्यों बचा के क्या करना है? अगर मैं 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, लाखों रुपए ब्रांड मतलब प्रोडक्ट वाली साइड पे लगा रहा हूँ, तो 30 हज़ार रुपये मैं ऐसे बंदे को दूं जिसका 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है और जो मुझसे अच्छी वेबसाइट बना सकता है, जो अच्छी रिसर्च कर सकता है, जो अच्छी डिवेलप करके दे सकता है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स मुझसे पूछेगा, मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मुझे वेबसाइट बनाकर दे देगा। तो 30 हज़ार रुपये मुझे बचाने का फायदा क्या है? अच्छा, मैं पे कंप्लीट कर लूँ फिर आप क्वेश्चन कर लो, ये वाली पूरी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, पहले समझा दूं कि पार्टनर्स और टीम कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होती है और क्यों इंपॉर्टेंट होती है।
तो तो आपको काफी ज्यादा टीम्स चाहिए होती हैं। आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वेबसाइट, आपको सेल्स से रिलेटेड जो ई कॉमर्स के एड्स रन करता है, डिजिटल मार्केटर वही होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में भी आगे डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। गूगल एसईओ भी है उसमें, वेबसाइट से रिलेटेड भी है उसमें, सेल्स भी है उसमें, कंटेंट बनाना, कंटेंट एग्जीक्यूशन भी है उसमें, डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनर भी शामिल होता है उसमें, कंटेंट राइटर भी शामिल होता है उसमें, एड्स रन करने वाला भी शामिल होता है, गूगल से रिलेटेड काम करने वाला एसईओ वाला बंदा भी शामिल होता है। तो ये एक टीम चाहिए होती है, 4 से 5 बंदों की मिनिमम, टू रन एन ई कॉमर्स स्टोर। अब आप दो तरीकों से कर सकते हो। अब आप ये कर सकते हो कि आप एक अच्छा तगड़ा फाउंडर ले आओ जिसको ये चीजें आती हों और जो फ्रीलांस पे ये काम देख ले, क्योंकि जिस तरह वो देखेगा उस तरह आप नहीं देख सकते अगर आपकी ग्रिप नहीं है। और या तो अगर आपकी अपनी ग्रिप है तो फिर आप ऐसे लूप होल्स ढूंढते हो अपने ब्रांड में कि यार ये काम मुझे नहीं आते और मैं एक फाउंडर और ऐड कर देता हूँ जिसको ये काम आते हो, या दो फाउंडर और ऐड करते हो, एक ये काम देखेगा दूसरा ये काम देखेगा, मैं ये काम देखूंगा, मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी, दूसरे की ये होंगी, तीसरे की ये होंगी, हम तीनों मिलकर ब्रांड खड़ा करते हैं और हम 3 बंदे मिलकर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और टाइम भी देते हैं। तो 3 बंदे जब एक ब्रांड में को फाउंडर होते हैं और वो अपनी एनर्जीज एज अ फाउंडर लगा रहे होते हैं, फिर उनके पास आगे टीम होती है जो उनकी एग्जीक्यूशन कर रही होती है, एक एक दो दो बंदे हर टीम के अंदर होते हैं। तो वो जो खड़ा होता है ई कॉमर्स स्टोर, वो जिस लेवल पे लॉन्च होता है या जिस लेवल पे आप चीजें लेकर चलते हो, वो इंडिविजुअल बंदा कभी भी नहीं कर सकता। खासतौर पे प्राइवेट लेवल हो, वाइट लेवल हो, कोई भी करो आप किसी भी, क्योंकि आप देखो ई कॉमर्स कर रहे हो, आपने इस फील्ड में 3 से 4 साल, 5 साल, 10 साल देने हैं। तो या तो सोलो करके 5 सालों में महीने के 10 लाख रुपए कमा लो, या 3 बंदे इंटर करके पहले साल में ही 10 लाख रुपए कमा लो, चॉइस आपकी है। लाइशा में मैं और आयशा को फाउंडर हैं। मेरी रेड टेल स्टूडियो में हम 4 बंदे उसमें पार्टनर्स हैं। वो कंपनी मेरी थी, 2-3 साल मैंने उसको इंडिविजुअल लेकर चला है, 3 सालों के बाद मैंने उसमें पार्टनर्स ऐड किए हैं, और उन सब कुछ जिस तरह का मुझे पार्टनर चाहिए था, एक मुझे बंदा ऑपरेशंस का चाहिए था जो ऑपरेशंस मैनेज करे, एक बंदा मुझे बिजनेस डेवलपमेंट का चाहिए था जो बिजनेस क्लाइंट्स के पास जाए, बिजनेस लेकर आए, एक बंदा मुझे चाहिए था जो डिजिटल साइट का था कि जो डिजिटल मार्केटिंग होगी, एसईओ होगी, वेबसाइट्स होगी, वेबसाइट्स बनाना, उनकी एग्जीक्यूशन करना, जो ये देखे, वो 3 और चौथा मैं हूँ। तो अब हम 4 पार्टनर्स और सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड है। तो अगर ये पहले ये सारे काम एज अ फाउंडर मुझे खुद करने पड़ते थे, मीटिंग्स पे खुद जाना पड़ता था, क्लाइंट से खुद मिल बात करनी पड़ती थी, क्लाइंट्स को लेकर आना पड़ता था। उसके बाद ऑपरेशंस मुझे खुद देखने पड़ते थे, एक एक एम्प्लॉय के साथ बैठकर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये ग्राफिक ठीक नहीं है, ये वीडियो ठीक नहीं है। क्लाइंट्स की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है वो मुझे आ रहा है, मैं उसको, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट मेरे से लॉक किया, वो अली स्वाति को जानता है, वो मेरे जनरल मैनेजर को या मेरे एम्प्लॉय को नहीं जानता। लेकिन उसका फीडबैक मुझे आना है, मैंने फिर एम्प्लॉयज को बताना है या मैनेजर को बताना है कि यार ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है। उसके बाद बिजनेस भी मैं लेकर आ रहा हूँ, बिजनेस के एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस भी मैं देख रहा हूँ, मार्केटर्स को डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट भी मैं देख रहा हूँ, मार्केटर है उसके साथ बैठना, स्ट्रैटेजीज और ये सब कुछ करना। अब मेरे पास 4 पार्टनर्स और हम चारों मिलके अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लेकर चलते हैं। मेरा जो तीसरा ब्रांड है जी लेंजो, उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी, लेकिन मुझे ऐसी टीम चाहिए थी, ऐसे पार्टनर्स चाहिए थे जो एग्जीक्यूशन अच्छी करें। तो जो वही ऑपरेशंस में तगड़े हों, ब्रांडिंग में तगड़े हों, डिफरेंट मुझे 2 पार्टनर चाहिए थे। तो उसमें मैंने 2 पार्टनर्स अलहदा ऐड किए हैं, जो ऑपरेशन देखता है, जो डिजिटल देखता है, मैं प्रोडक्ट वाली साइड देखता हूँ या और उसकी मेंटरशिप देखता हूँ, बकाया सब कुछ वो हैंडल करते हैं। तो पार्टनर्स ऐड करना, वर्किंग पार्टनर्स ऐड करना बुरी बात नहीं है। वर्किंग पार्टनर्स ऐड करने से आप सीखते जल्दी हो, आप एग्जीक्यूशन बड़ी करते हो और आप अच्छा लेकर चलते हो। तो कहने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा, पार्टनर्स, अगर आप ई कॉमर्स करना चाह रहे हो तो मेरी सजेशन ये होगी कि एक 2-3 चीज़ें मेरी सजेस्ट होंगी। अगर आप इस फील्ड में सोच रहे हो कि हमने 2 साल देने हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप ये सोचो कि यार मेरे 2 साल जाया होने हैं, या मैंने 2 साल इस इंडस्ट्री को देने हैं, मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैंने इसी में अपना लोहा मनवाना है, मैंने यही करना है, इसी बिजनेस में खुद को डिवेलप करना है। तो अगर आप उसको टाइम दे रहे हो तो फिर आधे दिल के साथ, आधी कोशिश के साथ, आधी मेहनत के साथ टाइम देने का कोई फायदा नहीं है, टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं है।
ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, या कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप 2-3 घंटे दिन के लगा लो और उसको टाइम दे दो और वो आपको महीने के लाखों कमा कर देगा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जिसमें आप सिर्फ 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करो और टाइम भी 3-4 घंटे दो, 5 घंटे दो और अकेले ही दो, कोई टीम हायर नहीं करनी, कोई बंदा हायर नहीं करना, सब कुछ अकेले करना है। और आप ये सोचे कि वो महीने के 3 लाख रुपए से आपको महीने के लाखों रुपए, आपको 70,000 लाख रुपया कमा कर दे और वो आप खा भी लो और वो बड़ा भी हो जाए और वो स्केल भी हो जाए और वो चले भी, तो इस तरह किसी भी बिजनेस में नहीं होता। हर बिजनेस में आपको मेहनत चाहिए होती है, कोशिश चाहिए होती है, आपको एक विजन चाहिए होता है, आपको टीम चाहिए होती है, आपको लोग चाहिए होते हैं, आपको पार्टनर्स चाहिए होते हैं, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, आपको ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। इनके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते, टीम के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, लोगों के बगैर सरवाइव नहीं, पार्टनर्स के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, पैसों इन्वेस्टमेंट्स के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आप लोग इसको, मेरी सजेशन ये है कि अगर आप इसको प्रॉपरली बिजनेस लेकर चलना चाह रहे हो, आप इसमें इंडस्ट्री को 2-3 साल देना चाह रहे हो, तो फिर अपना 100% दो। 100% दो कि बंदे को देख के पता चले कि यार ये बंदा है जो मार्केट में काम कर रहा है। कोई एक चीज पर ऐसी ना हो कि जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो, जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं हो, आपकी फिंगर टिप्स पे चीजें होनी चाहिए। ये कोई भी बिजनेस नहीं है कि आप इधर हंटिंग करो, एक स्पाइंग टूल लगा दो, प्रोडक्ट निकाल दो, चाइना में ऑर्डर दे दो और खुद ही अकेले बैठकर वेबसाइट भी बनाओ, डिजिटल भी चलाओ, ब्रांडिंग भी करो, मार्केटिंग भी करो, सेल्स भी करो, सब कुछ करो और फिर एक्सपेक्ट करो कि भाई सब कुछ मैंने खुद किया तो मैंने बहुत तगड़ा किया है और मेरे से सेल्स क्यों नहीं आ रही, प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि अकेले सोलो चलने से और टीम के ना होने से और अकेले लेकर चलने से आपका गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन आपके स्किल सेट में और एक बंदा जिसके पास जो 3-4-5 पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी फील्ड्स हैं, अपने अपने काम हैं और सेम प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं और सेम प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, तो वो आपसे बेहतर सरवाइव कर रहा होगा क्योंकि उनके वो 5 ब्रेन्स हैं, उस लेकर 3 ब्रेन्स हैं या 4 ब्रेन्स हैं जो उस ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी एग्जीक्यूशन पे काम कर रहे हैं और हर बंदे का अपना 5-5 6-6 साल, 4-4 साल, 5-5 साल उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। आपका एक दिन महीने का एक्सपीरियंस और उनका 5-5 का एक्सपीरियंस कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो समझाने का मतलब ये था कि आप लोग इस क्लास में हो, मेरे पास बैच 1 में बच्चे हैं, आपको मैं उनके साथ अटैच करवा सकता हूँ, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। आप आपस में कनेक्ट करो, मार्केट में देखो, जाओ 2 से 3 पार्टनर्स मिलो और फिर ब्रांड ई कॉमर्स पे काम करो। एक तो ये चीज़ मैंने बतानी थी। दूसरी चीज़ ये थी कि आप ई कॉमर्स के साथ साथ इसी फील्ड में क्या क्या चीज़ें और कर सकते हो, ये भी बताना था। तीसरी चीज़ मैंने फाउंडर्स के बारे में बतानी थी कि अगर आप लोग पार्टनर्स बन रहे हो तो कोशिश ये करो क्या, जो जिस भी सिटी से है, कि किसी बड़ी सिटी से आप किसी बड़ी सिटी में आकर काम करो। अपनी 15,000, 20,000, 25,000 रुपये जो भी पॉकेट मनी है या जो पैसे करने हैं, कमाने हैं, वो मैं समझा देता हूँ कि वो आएंगे कैसे, लेकिन फिर भी आप इतने पैसे साइड पे करो और किसी बड़ी सिटी में आकर पार्टनर ढूंढो, उनके साथ काम करो, प्रॉपरली टाइम लगाओ। एक ऑफिस का सेटअप ले लो, ऑफिस का सेटअप नहीं ले सकते तो एक कैफे में रोजाना का टाइम रख लो कि हम जी इतनी देर इधर बैठेंगे। घर में किस अपार्टमेंट में रह रहे हो, उधर 4-5, 3 बंदे, 2 बंदे, 3 बंदे जो फाउंडर्स हो, आप मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करो और ब्रांड पे स्पेंड करो और ई कॉमर्स पे स्पेंड करो, क्योंकि यही वे फॉरवर्ड है। इसके बगैर इस तरह आधे घर पे बैठकर और 8-10 घंटे बकाया कामों पे लगा के 2-3 घंटे एक चीज पे लगाकर आप बड़ा नहीं कर सकते और बड़ा नहीं बन सकते और सरवाइव नहीं कर सकोगे। आप पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आपको हर बंदे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अपना 100% देना पड़ेगा, तो तब जाकर उसका काम बनेगा। आधे दिल के साथ और आधी मेहनत के साथ का कोई फायदा नहीं। तो दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि किसी बड़ी सिटी में आओ, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। मैं आपको तीनों सिटीज़ के फ़ायदे और नुकसानात बता देता हूँ। कराची मेरा सिर्फ विजिट हुआ है, कराची में मैं इतना गया नहीं हूँ, लेकिन कराची में मेरे कजन्स बहुत ज़्यादा हैं और मेरी दोस्त दोस्त तो इस इंडस्ट्री के जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, मैं सबको जानता हूँ कराची के। इस्लामाबाद में मैं रहता था, आपको ज़्यादातर को पता है कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैंने 13-14 साल इस्लामाबाद लगाए हैं। और मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी ये था कि जब मैं 2009 से मानसरा से निकलकर इस्लामाबाद आया था और उसी के बाद ही 2010 से ही मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो चुका था। 20,000, 25,000, 30,000 डॉलर महीने के मैं कमाता था इस्लामाबाद में ही, और सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज करने की वजह से, दोस्त चेंज करने की वजह से मेरी मेंटालिटी चेंज हुई, मेरा विजन चेंज हुआ, मेरा जिंदगी को गुजारने का या काम करने का तरीका चेंज हुआ और वो मुझे पे ऑफ, अल्लाह ने पे ऑफ कराया उस पे। तो इस्लामाबाद 13-14 साल लगा
आकर मैं लाहौर मूव हुआ हूँ, और उसका भी मेन रीज़न यही था कि इस्लामाबाद में भी वो कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। आपकी स्टार्टअप कम्युनिटी, आपकी बिजनेस कम्युनिटी, आपकी ई कॉमर्स कम्युनिटी, ई कॉमर्स में आप तीन नाम लो, चौथे नाम के ऊपर आपका बंदा खत्म हो जाता है। आपके जो काम, जिनसे मैं काम लेता हूँ, जो मेरे एम्प्लॉयज़ थे, वो एम्प्लॉयज़ आपको इतने स्ट्रांग नहीं मिलते, इतने स्ट्रांग बैकग्राउंड के नहीं मिलते, इतने स्ट्रांग विजन के नहीं मिलते, या इतने स्किल सेट के नहीं मिलते कि जिनसे आप बड़ा और बड़ा उसको कर सको, उस ब्रांड को स्केल कर सको। तो लाइशा और रेड टेल स्केल करने में मुझे इशू आ रहा था इस्लामाबाद के अंदर। जितना पोटेंशियल इस्लामाबाद में था वो सब कुछ मैं ग्रैब कर चुका था। उसके बाद अब मुझे एक और बड़ी सिटी चाहिए थी जहां मैं जाऊं। दूसरा इशू मेरे साथ ये था कि मैं अपने कंफर्ट जोन में मैं भी चला गया था। कि जब आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो और आप 12 13 साल 14 साल एक सिटी में लगा देते हो, 7 8 साल आप एक जगह पे बिजनेस खड़ा कर लेते हो, तो आप में वो जो हंगर, और एज भी मेरी, आप लोग यंग हो, जब मैं 20 21 23 24 25 26 साल तक था, तो ये जो एज होती है इसमें आपकी जो एनर्जी और जो आपका काम करने का तरीका और आपके जो पैशन होता है वो बहुत भर भर के आया होता है। जो काम मैं 22 साल की उम्र में एक दिन में करता था, वो आज 33, आज लांग कितनी एज नहीं है, 33, लेकिन आफ्टर 28 29 आपकी एनर्जी डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है। तो आज 33 साल की उम्र में वो शायद काम मुझसे हफ्ते में भी ना हो या 5 दिनों में भी ना हो, और उस पर मैं कहूँ कि यार हाँ ठीक है, देखते हैं, कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त अगर मुझे वो काम उसी वक्त दिमाग में आता था, तो उसके अगले 24 घंटे में जाग लूंगा, 36 घंटे में जाग लेता था, 48 घंटे में पूरा जाग के करता था, लेकिन वो काम कंप्लीट करके मैं सोता था। क्योंकि आपके पास एक टाइम बहुत ज्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और आपका ब्रेन जो है वो डिवेलपिंग स्टेज के ऊपर होता है, वो और डिवेलप हो रहा होता है। एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो इस स्टेज में तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जो मेरी अच्छा, तो बता ये रहा था कि मैं कंफर्ट जोन में आ चुका था एट द एज ऑफ 33। और अगर मुझे इस लाहौर मूव करना था तो मुझे सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना था। क्योंकि सारी टीम मेरी इस्लामाबाद में, सारा बिजनेस मेरा इस्लामाबाद में, 7 साल मैंने इस्लामाबाद में लगाए हूँ, 6 7 7 साल जितना भी बिजनेस चला है। मेरा इकोसिस्टम सारा, मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरे स्टार्टअप्स के साथ जो दोस्त हैं, मेरे जो लोग हैं, वो सब कुछ इस्लामाबाद में है। जिन सीईओ से मैं काम लेता हूँ या सर्विसेज लेता हूँ या देता हूँ, वो इस्लामाबाद में है। जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, सब कुछ इस्लामाबाद में है। तो मैंने एक न्यू सिटी में जब मूव होना था जो लाहौर थी, तो मुझे सब कुछ जीरो से डिवेलप करना था। मुझे टीम जीरो से डिवेलप करनी थी, मुझे रेड टेल जीरो से खड़ी करनी थी, मुझे लाइशा की टीम जीरो से खड़ी करनी थी, मुझे कॉन्टैक्ट जीरो से बनाने थे, मुझे स्केल करने के लिए क्या है, कैसे है, कौन लोग हैं, कौन एम्प्लॉयज हैं, कौन फाउंडर्स हैं, कौन सीईओज हैं, इन सबसे जीरो से कनेक्शन स्टार्ट करना था। तो कहने का मकसद ये है कि जो ये सब कुछ है, तो ये सब कुछ जब मुझे जीरो से करना था तो वो मैंने किया। कि बजाय इसके में कि मैं अपने कंफर्ट जोन में और इंटर हूँ, मेरे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी, मेरा दिमाग जीरो से जब प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा और वो सोल्यूशन की तरफ और करेगा, तो जीरो से जब मेरे कोई काम आप स्टार्ट करते हो दोबारा से, तो आप उस पर और अपना पिछली जितना एक्सपीरियंस उसके बाद 200% आप और डालने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप जीरो पे खड़े हो। 100 पे पहुंचे हो, 100 से वापस जीरो से स्टार्ट करना है। अब जीरो से जब आप स्टार्ट करते हो, तो आप 100 तक पहुंचने में जो आपने गलतियां की थी, वो गलतियां आप दोबारा नहीं दोहराने की कोशिश करते हो। और उसमें जो बेस्ट पार्ट थे, जिसपे आपने आधी मेहनत करके वो चीजें स्टार्ट की थी, वो आप जीरो से खड़े होकर वो चीजें, आपको पता होता है कि अब क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस आपको आ चुका था। अब जीरो से 200 करना या 1000 करना आपके लिए आसान होता है, बजाय इसके कि आपने 100 पे ही खड़े रहो और 100 पे ही बस स्लोली स्लोली चल रहे हो। 100 से 101 हो रहे, 102 हो रहे, अच्छा फिर दोबारा 99 पे आ गया, अच्छा फिर 101 पे चला गया। तो उस कंफर्ट जोन पे मेरे लिए रहना पॉसिबल नहीं था कि यार ये कंफर्ट जोन खत्म करना है और जीरो से ना अब 1000 वाली जो रन है दोबारा से लेनी। तो समझाने का मकसद ये है कि बड़ी सिटी में जब आप मूव होते हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके पास आती हैं। जब मैं मानसरे से इस्लामाबाद मूव हुआ, हिजरत वैसे भी इस्लाम में भी है कि हिजरत आपका अच्छी होती है और आपके तकदीर बदलने में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। तो वो इसी वजह से होती है कि अल्लाह ताला ने भी हिजरत में वो रखी हुई है। अगर कोई एग्जैक्ट एग्जैक्ट वर्ड बता दे। और इसके अलावा भी जब आप जीरो पे खड़े होते हो और हिजरत करते हो, और ज़्यादातर आप एक्टर्स देख लो, कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप का फाउंडर देखोगे, कोई कॉमर्स का ऑनर देखोगे, तो आपको एक ही चीज़ बताएगा कि जी मैं इस गाँव को, जब मैंने वहां से इधर मूव किया था ना, तो तब मैंने सोच लिया था कि अब मैंने खुद कुछ ना कुछ करके ही
निकलना है। तो जी मैं बैचलर था 2009 में की बात कर रहे हैं या अभी की बात कर रहे हैं? मैं अभी लाहौर तो मेरे अभी 8 महीने हुए हैं मूव होने के। और मानसरा से जब मैं इस्लामाबाद मूव हुआ था 2009 में हुआ था, विच 14 साल हो चुके, 2023 14 साल पहले। और 8 महीने पहले मैं लाहौर मूव हुआ हूँ। पूरा सेटअप और पूरी चीज़ें साल पहले मैंने सोच लिया था कि मैंने लाहौर मूव होना है। 4 मंथ्स मैंने वर्किंग की थी और इधर अपने कॉन्टैक्ट्स, अपनी ऑफिस और अपनी ये चीज़ें छोटी छोटे स्केल पे स्टार्ट कर दी थी। और जब मैंने देखा कि यार अब राइट अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मेरा चीज़ें कुछ सेटल हुई हुई है लाहौर में, तो तब मैं मूव हुआ था लाहौर में 8 महीने पहले। यार अब यही मैं कह रहा हूँ ना कि आप कौन से मूव होने की बात करो। अगर आप 2009 में मानसरा से इस्लामाबाद मूव होने की बात कर रहे हो तो तब तो मैं बैचलर था। तब मैं स्टडीज़ के लिए मूव हुआ था। मेरे बैरियर यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो मैं स्टडीज़ के लिए आफ्टर एफएससी में स्टडीज़ के लिए इस्लामाबाद आया था। और स्टडीज़ के दौरान ही पहले सेमेस्टर के बाद ही मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बिजनेस नहीं, एज अ ब्लॉगर काम करना और एज अ डिजिटल मार्केटर काम करना स्टार्ट कर दिया था। अपने अपने उस पर किसी को सर्विसेज नहीं देता था, खुद काम करता था। तो तब तो मैं बैचलर था। और अगर आप लाहौर मूव करने की बात करो तो ऑब्वियसली 8 महीने पहले मूव हुआ हूँ, तो मैं शादीशुदा भी हूँ था और मेरे बच्चे भी हैं। और मेरा एक बेटा था, एक बेटी है। एक बेटा है, एक बेटी है। और एक बेटा मेरा तब एक्सपेक्टेड था, वो मेरी वाइफ एक्सपेक्ट करी थी, जो मेरा बेटा है अशर, 3 मंथ्स का अब। तो वो तब एक्सपेक्ट करी थी जब 8 महीने पहले मैं लाहौर मूव हुआ था। और कंप्लीट फैमिली के साथ मूव हुआ, मतलब जीरो से आकर सब कुछ, घर भी सारा मूव करना, ऑफिस भी और टीम भी और सब कुछ, तो मैंने 8 महीने में ही ये सब कुछ किया। और 8 महीने पहले ही मैंने ट्रेनिंग्स का काम मतलब ट्रेनिंग्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। और लाहौर के आने के महीने बाद मेरा पहला, या 15 दिन के बाद मेरा पहला बैच जो था वो स्टार्ट हो चुका था। ये 15 या 20 महीने के बाद उसी टाइम पीरियड के दौरान ही मेरा पहला बैच ट्रेनिंग का भी स्टार्ट हुआ था। तो अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि, और जब 2010 में भी मैंने काम स्टार्ट किया था तो तब भी मैंने पार्टनर था मेरे साथ। पार्टनर्स के बगैर मैंने काम स्टार्ट नहीं किया था। मैं और मेरा एक दोस्त होता था एहतिशाम खान, हम दो पार्टनर्स थे। तो कुछ काम मैं इंडिविजुअल करता था, अकेले करता था, और कुछ काम मैं उसके साथ पार्टनरशिप पे करता था। अभी भी मैं ये करता हूँ। कोई काम ऐसे होते हैं जो मैं इंडिविजुअल करता हूँ, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुझे पता होता है कि यार ये इतनी एनर्जी एक बंदे में नहीं है कि सारे काम वो खुद करे, तो वो उसमें मैं पार्टनर्स इंटर करता हूँ। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देता हूँ। और अपने वाले जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं लेता हूँ, फिर उनके पे 100% देता हूँ कि यार ये चीज़ें मेरी तरफ से पूरी हों, और उनकी जो है वो फॉर वो भी मैं देख रहा होता हूँ कि यार। अच्छा, तो एक आपको बता दिया कि पार्टनर जरूरी है। दूसरा आपको बता दिया बड़ी सिटी का, बड़े लोगों में उठने बैठने का। बड़े लोगों का ये, मेरा ये मतलब नहीं है कि वो पैसे में आपसे बड़े हों। बड़े लोगों का ये मतलब है कि जो आप सिटी में जब वो बड़े होते हैं और उनकी जो विजन और ग्रोथ और सक्सेस, और जो उनकी एक सिटी वालों की डेवलप हुई होती है। मैं खुद एक छोटे इलाके मानसरा से हूँ, तो मुझे पता है कि वो आज भी, अगर मैं मानसरा जाऊंगा तो लोग आज भी फुटबॉल की बातें कर रहे होंगे। लोग आज भी हमारा पानी नहीं है, हमारा बिजली नहीं है, हमारा सड़क नहीं है, हमारा रोड नहीं है, हमारा कुआं नहीं है, तो आज भी उसके पीछे रो रहे होंगे और गवर्नमेंट को गालियां निकाल रहे होंगे। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद आकर मैंने ये लोगों का उठना बैठना, खाना पीना, बिजनेस सेंस, बातों का, ये क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसे बात करते हैं, ये ऐसे क्यों सोचते हैं, ये वैसे क्यों सोचते हैं, तो मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा करता। जब मैंने वो देखा तो मुझे कम्प्लीटली दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस था मेंटेलिटी का। तो वो मेंटेलिटी मैंने डिवेलप करना स्टार्ट की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैं इस्लामाबाद इंटर हुआ था। विद इन 6 मंथ में 15-20 हज़ार डॉलर कमाना स्टार्ट हो चुका था। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ी सिटी का बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो जो दोस्त पेशावर से बैठे हैं, कोई उकाड़ा बैठा है, कोई साहिवाल बैठा है, कोई फैसलाबाद बैठा है, नो डाउट आपकी वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे आप एक कंफर्ट जोन में हो। आपके वहाँ पे भी लोग होंगे, वहाँ पे भी स्टार्टअप्स होंगे, वहाँ पे भी आप बिजनेस चला रहे होगे, लेकिन वहाँ पे आप एक कंफर्ट जोन में हो। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हिजरत करनी चाहिए। ये ना हो मेरे कहने पे कल हर बंदा उठकर बड़ी सिटी में पहुंचा हुआ और पता ही ना हो करना क्या है। मैं भी लाहौर मूव हुआ था, तो मैंने पहले से अपनी प्लान, अपनी एग्जीक्यूशन प्लान, मैंने क्या करना है, किससे किससे मैंने पार्टनरशिप, मैंने लाहौर में आकर रिटेल में पार्टनर्स एंटर किए हैं, मैंने लाहौर आकर जीलेंजो में पार्टनर्स एंटर किए हैं, लेकिन ये प्लान मैंने पहले से डिवेलप किया हुआ था। तो लाहौर भी बड़ी वो है। कराची की सिर्फ मुझे इशू ये है, कराची और भी ज़्यादा
पेस है कराची की। लेकिन कराची का इश्यूज भी काफ़ी हैं उधर, रहने के सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज हैं। और बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस पे लोग काम करते हैं, और बहुत ही अ, आप ये समझ लें कि उधर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि वो मार्केट बड़ी है, हर बंदे ने हर चीज़ ग्रैब की हुई है, हर इंडस्ट्री ग्रैब की हुई है। वहाँ पे आपको हर इंडस्ट्री में लीडर्स भी मिलते हैं, आपको छोटे स्केल पे भी बहुत बड़ा काम हुआ मिलता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। लाहौर की ऐसी मार्केट है कि जिसमें इतनी ज़्यादा हलचल भी नहीं है, और गैप भी बहुत ज़्यादा है, और आप अच्छा काम कर सकते हो, और लोग भी हैं काफ़ी मेहनती हैं। यहाँ के एम्प्लॉयज़ और इस्लामाबाद के एम्प्लॉयज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस्लामाबाद के मुकाबले में लाहौर की मार्केट अच्छी है, लाहौर के मार्केट में से बेहतर कराची की है। लेकिन आप पंजाब के हो, और अगर आप केपीके के हो, तो डायरेक्टली कराची मूव करना मुझे लगता है कि वो एकदम बहुत बड़ा जंप होगा, जो आपको बैकफायर भी कर सकता है। तो आप लाहौर मूव होकर यहाँ की इंडस्ट्री को समझकर साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल इस इंडस्ट्री में काम करके, फिर आप जब इतनी पेस पकड़ लो तो आप कराची वाली इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हो। लेकिन कराची वाले भागकर लाहौर आने की कोशिश करें, मेरे साथ कितने दोस्त कांटेक्ट में हैं कि हमने लाहौर आना है, या वो दुबई जा रहे हैं या लाहौर आ रहे हैं। तो अच्छा, ये तो आ गई, पहली बात आ गई कि पार्टनर जरूरी हैं, टीम जरूरी है। दूसरी चीज मैंने बता दी, जो कि कंफर्ट जोन, या आप ये समझ लो कि लोकेशन वाइज भी कॉमर्स अगर आपने करना हो, तो आपका उस इंडस्ट्री में टॉप लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे कांटेक्ट, उनसे गपशप, उनकी मेंटलिटी, उनके साथ उनकी मेंटरशिप, उनके साथ उठना बैठना, इसका टाइम होना ज़रूरी है। और फैमिली से थोड़ी देर दूर जाकर अकेले रहकर आप अच्छा स्केल कर सकते हो। मैंने भी पहले 2 महीने लाहौर जब मैं मूव हुआ था, 3 महीने में अकेला था, और फैमिली मेरी इस्लामाबाद में थी, और 3 मंथ्स के बाद मैंने उनको इधर मूव करवाया था। तो दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज पे अब आता हूँ, ये पार्टनर्स और टीम और लोकेशन, मतलब सिटी, ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी। आपने अपनी टीम के बारे में इधर बताना होता है कि टीम क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने सालों से इस इंडस्ट्री में है। इस स्लाइड में जितनी तगड़े आपकी टीम होगी, आपके फाउंडर्स होंगे, आपके मेंटर्स होंगे, आपकी टीम होगी, उतनी ज्यादा इन्वेस्टर का ट्रस्ट आ जाता है कि यार ये बंदे बड़े तगड़े हैं। आइडिया जो भी हो, बंदे तगड़े हैं, फाउंडर्स तगड़े हैं, कमिटेड है, इंडस्ट्री का नॉलेज है, पता है क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, कैसे स्केल करना है, इनका ऑलरेडी बैकग्राउंड है, टीम तगड़ी है, पैसे लगा दो, यहाँ पे आपका 50-60% काम हो जाता है। अगर आपकी टीम तगड़ी नहीं है, आप खुद तगड़े नहीं हो, तो स्लाइड को रिमूव कर देना। फिर इस स्लाइड को डालने का फायदा नहीं है। अगर आपका अपना साल, 1.5 साल का एक्सपीरियंस, और आप खुद बिगिनर हो, और आप अभी उस इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हो, तो इन्वेस्टर को ये बताने की जरूरत नहीं है, या ये स्लाइड फिर फ्रंट पे रखने की जरूरत नहीं है कि मैं जो है ये टीम है और मैं बड़ा तगड़ा हूँ और मेरे अभी साल हुआ है। वो आपका इंप्रेशन डाउन चला जाना है। तो जो स्टार्टअप तगड़े होते हैं और उनकी प्रोफाइल्स तगड़ी होती हैं, उनकी पास बैकग्राउंड नॉलेज, और बताने के लिए जिस तरह होता है ना कि गाड़ी की अगर बात हो रही है और मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी है, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि यार मेरे पास ये गाड़ी है और इसके ये फीचर्स हैं ये। लेकिन अगर मेरे पास गाड़ी वीक है, तो मैं फिर कभी भी फ्रंट पे आकर नहीं बताऊंगा कि भाई मैं, और इन्वेस्टर के सामने तो बड़ी बड़ी पिक्चर्स आ रही होती है ना, बड़े बड़ी चीजें आ रही होती हैं, बड़े बड़े लोग उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे होते हैं। तो उसके पास ऑलरेडी इतनी चीजें होती हैं, और उसमें मैं अपनी गाड़ी लेकर नहीं आऊंगा कि भाई ये आप लैम्बोर्गिनी की भी पिच सुन चुके हो, टोयोटा की भी कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, ये मेरे पास 1997 मॉडल की मेरान है, और आप मेरी भी पिच सुन लो, तो मैं उसको फ्रंट पे नहीं रखूंगा फिर। तो सिर्फ ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यूज किया है, पता नहीं सेंस बना रही थी या नहीं। लेकिन अगर आप खुद स्ट्रांग हो, प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो आपने स्लाइड को टॉप पे रखते हो, आप अपनी जो अच्छी और तगड़ी चीजें होती हैं, आप एज अ स्टार्टअप वो आप फ्रंट पे दिखाते हो कि हम सबसे पहले तो हम ये हैं, ताकि इन्वेस्टर का माइंड बन जाता है कि यार हाँ ये चीज़ इनकी स्ट्रांग है, और ये चीज़ें, और उसका माइंड बन जाए, मतलब उसकी अटेंशन आपकी तरफ आ जाए। जब अटेंशन आपके पास आ जाती है, फिर उससे आगे वो सुनने में इंटरेस्टेड होता है। अगर स्टार्टिंग में ही उसको मैंने बता दिया कि यार मुझे तो अभी 5-6 महीने हुए हैं, वाइट लेवल चलाया था, बंद कर दिया, अभी मैं पीएल करना चाह रहा हूँ, और टीम भी नहीं है, मैं अकेला ही काम करता हूँ, और पैसे आएंगे तो मैं टीम बना लूंगा, वो उसका स्टार्टिंग में इन्वेस्ट जो इंटरेस्ट होगा वो चला जाएगा कि भाई ये मेरे पैसों पे ना टेस्ट करना चाह रहा है, चल गया तो ठीक है, ना चला तो उसका क्या जाने, मेरे पैसे ही जाने। खैर, उसके बाद आप थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री जिसके अंदर आप काम कर रहे हो उसके थोड़े से स्टैट्स बता देते हो कि 2017 से, ये 2018-19 की स्लाइड्स है,
सिर्फ मैंने आपको एज ए रेफरेंस बीच में डाली हुई है कि कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है 2025 तक, ये कहाँ पहुंच जाएगी पूरी दुनिया की। उसके बाद जब पूरी दुनिया के आप बता देते हो, फिर आप पाकिस्तान के स्टैट्स बताते हो कि भाई भाई पाकिस्तान में टोटल अभी कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें हमारी जो इंडस्ट्री है वो कितने पे है। अब जो मैंने लास्ट जो आपको बताया है मार्केट साइज जो था, उसमें ब्यूटी जो था वो 3% था। उस 3% को फैशन जो ये ऊपर वाली ही स्लाइड है, सिर्फ उस ऊपर वाली स्लाइड की ना, एक ये ऊपर वाली स्लाइड है, उसको सिर्फ मैंने ग्राफ में डाला हुआ है। ठीक है। उसके बाद आप वो जब मार्केट साइज बता देते हैं, उसमें जो उसमें जिस मार्केट 3% में जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं वो उसका मैंने ये बाइफिकेशन डाली हुई है कि उस 3% में 31% मेकअप सेल होता है, 23% फ्रेगनेंसेस सेल होती हैं, 15% हेयर केयर सेल होता है, फिर पर्सनल केयर 9%, फिर स्किन केयर, फिर आपका मेंस ग्रूमिंग, फिर हैंड्स फीट, मेल केयर और अदर्स। तो ये आप बता देते हो कि भाई मेरी वाली इंडस्ट्री की सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स, मतलब कितने परसेंट जो हैं वो प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। या आपने थोड़ा सा ब्रीफ दे दें। सॉरी यार। अच्छा, तीसरी चीज उसके बाद आ जाती है, जो होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं और मार्केट गैप भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सिर्फ मेरा मुंह वो हो गया सूख गया, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें आप। 2 मिनट की सिर्फ ब्रेक दे दें, मैं बाहर से ना पानी पी लूँ, गला सूख गया और मुंह सूख गया मेरा। सिर्फ 2 मिनट।
हाँ जी। कितने लोग अवेलेबल हैं इस वक्त? 11 लोग सुन रहे हैं। ये 11 लोगों के, ये समझ लिया कि जो 10 महीने हमने 10 क्लासेस हमने गुजारी हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड और इस कोर्स की सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये वाला है। सबने तो गौर से सुनना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। ये हर बिजनेस पे अप्लाई होता है, हर स्टार्टअप पे अप्लाई होता है, हर ई कॉमर्स स्टोर पे अप्लाई होता है। ये आपकी जो भी डिसीजन आप जिंदगी में लेना चाह रहे हो उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। और बहुत कम लोगों को इसका पता है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत कम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप कोई भी बिजनेस, वो बेशक एक ढाबा है, एक ठेला है, या एक दुकान है, आप वो भी स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? मार्केट गैप ढूंढते हो। मार्केट गैप क्या होता है, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है या मार्केट गैप होता है। और ये वाली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये स्टार्टअप्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी स्टार्टअप होता है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अलावा काम नहीं करता। जब तक उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं पता होती, और अगर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम नहीं कर रहा, तो वो स्टार्टअप नहीं होता, और वो स्टार्टिंग के 7-8 महीनों में ही बंद हो जाता है। मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीटली समझाने की कोशिश करूंगा। और जिस तरह मैंने कहा है कि ये जो 11 लोग बैठे हैं जो ट्रेनिंग सुन रहे हैं, 10 लोग, 11वां तो मैं हूँ, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में समझने की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शायद मेरे अलावा कोई चीज ये बात आपको ना समझाए या इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करे, या तो शायद उसको खुद भी ना पता हो, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपने बहुत गौर से सुनना है। और ये वाला लेक्चर, आज वाला लेक्चर आपने सेव करके हर महीने बाद इसको खोलकर एक दफा, जो भी ये क्लास है, 10th लेक्चर है या 11th लेक्चर है, जो भी है, इसको एक दफा सुन लेना है, तो ये आपकी जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। है वही चीजें जो आप अपने लेफ्ट राइट पे देख रहे होते हो, लेकिन आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा होता। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एक मोहल्ले में रह रहे हो, एक आप मोहल्ले में रहते हो, तो आपके मोहल्ले में जो दुकान ओपन होती है, तो दुकानदार क्या करता है? वो सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले जाता है और मार्केट गैप देखता है। वो देखता है जी सब्जी की दुकान भी है, एक छोटी सी सब्जी की दुकान है, ठीक है। वो कहता है हमारे पास सब्जी की छोटी सी दुकान है, उस पर भी बहुत ज्यादा रश होता है। हमारे पास एक जनरल स्टोर है या 3 जनरल स्टोर्स हैं, और जनरल स्टोर्स पे भी रश होता है, और जनरल स्टोर्स वाले भी, उनके पास भी 50 प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके पास भी 50 प्रोडक्ट्स हैं। 50 प्रोडक्ट्स से ऊपर उनके पास प्रोडक्ट्स होते ही नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी वो बिजनेस नहीं रन किया, वो मार्केट गैप ढूंढ रहा है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाल रहा है कि मेरे मोहल्ले में अगर मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ तो मैंने दुकान किस चीज की ओपन करनी है। समझ रहे हैं? तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ वो दुकान खोल रहा है, वो दुकान खोलने का सोच रहा है। अपना बिजनेस करने का जो एनालिसिस है वो कर रहा है। एक छोटे से दुकानदार की बात कर रहा हूँ मैं, अभी कॉमर्स ऑनर की तरफ तो आया ही नहीं हूँ मैं, अभी तक बड़े ब्रांड की तरफ नहीं आया। अभी सिर्फ मैं एक दुकानदार की बात कर रहा हूँ, एक दुकानदार जो बिजनेसमैन है, जिसने सिर्फ दुकान खोलनी है। वो दुकान खोलने से पहले क्या क्या चीजें कर रहा होता है, मैं आपको उसकी चीज बता रहा हूँ। वो देखते हैं जी, अच्छा ग्रोसरी स्टोर्स मेरे मोहल्ले में 3 हैं, मेरे मोहल्ले में सब्जी वाले 2 हैं, 2 सब्जी वाले की दुकानें हैं, 5 जो हैं वो ठेले हैं, 6 या 7 जो हैं वो रेडी रेडी वाले हैं, और वो रेडी के ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये देखता है यार फूड वाले कितने हैं, अच्छा जी शौरमे वाला 3 है 4 है, अच्छा उसका शौरमा चलता है, इन 2-3 का नहीं चलता, उनके पास जाता है, उनसे गपशप लगाता है, कितना रेंट देते हो। देखो, अगर आपने आपने अपनी लाइफ में भी ये चीज देखी होगी, कोई दुकान खोलने जा रहा है तो वो जाता है, ढाबे वालों से भी मिलता है, डिफरेंट लोगों से मिलता है, जरा मार्केट की साइकी चेक कर रहा होता है, मार्केट की एक रिपोर्ट निकाल रहा होता है, एक एनालिसिस निकाल रहा होता है, ठीक है। जो मैं आप ये समझ लें कि वो प्रोडक्ट, वो हंटिंग कर रहा है, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, जो आप करते हो ऑनलाइन में। तो रेकी करना जिसको कहते हैं। वो देखता है अच्छा जी 3 स्टोर वाले भी हैं, स्टोर वाले से गपशप लगाते हैं, हाँ जी कितना रेंट दे रहे हैं, कितने लोग हैं, कितनी सेल हो जाती है, कितनी बचत हो जाती है, प्रोडक्ट पे आपको कितना परसेंट मार्जिन होता है, ज्यादा क्या बिकता है, कम क्या बिकता है। सब्जी वाले के पास जाता है, उससे भी पूछता है। फूड की दुकान देखता है जी, अच्छा 3 शौरमे वाले हैं तो 4 बर्गर वाले हैं या 2 बर्गर वाले हैं। अच्छा जी पिज्जे वाला तो हमारे पास कोई है ही नहीं है, या हमारे पास चाइनीज फूड वाला तो कोई है ही नहीं है। चाइनीज फूड की डिमांड भी है या नहीं है। फिर देखता है कि ये एक दुकान खुली थी, वो बंद हुई थी, वो किस वजह से हुई थी। तो अभी वो छोटा सा जाकर मार्केट का एक एनालिसिस करता है। जब वो मार्केट का एनालिसिस करता है, तो उसके बाद, बेशक ऑन रिटन नहीं, ये तो मैं आपके सामने रिटन चीजें लिख रहा हूँ, वो एक एनालिसिस करता है और पेन और पेज लेता है या दिमाग में ना एक बिजनेस प्लान बनाने की कोशिश करता है। अब वो जितना तगड़ा एज अ बिजनेसमैन होगा, उतना तगड़ा उसका बिजनेस प्लान
बनता है, उतनी तगड़ी उसकी एग्जीक्यूशन होती है। जितना, ये समझ लो कि फाउंडर होगा, हमारी जबान में कि उसको क्या कहते हैं, फाउंडर हो, फाउंडर कहते हैं कि जितना स्ट्रांग फाउंडर होगा, जितनी स्ट्रांग उसकी मार्केट की रिसर्च होगी, जितना स्ट्रांग वो मार्केट वो बिजनेस प्लान बनाएगा या उसकी एग्जीक्यूशन सोचेगा, उस तरह एग्जीक्यूट करेगा, उतना अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा। तो और जितना कम उस पे चीज पे काम करेगा, उसका इन चीजों पे दिमाग नहीं चलेगा, उतनी उसकी दुकान को ओपन कर भी लेगा वो नहीं चलेगी। उसके बाद वो क्या करता है कि जी अच्छा देखता है जी, ग्रोसरी वाले ना ग्रोसरी स्टोर ओपन करता हूँ, इनके पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, इनके पास ये ब्रांड ही नहीं है, ये ब्रांड या ये मार्केट में हमारे पास ये प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, ये प्रोडक्ट तो लोग दूसरी दुकानों से जाकर या दूसरे मोहल्ले से जाकर चीजें लेकर आते हैं, या वो दूसरी सिटी से जाकर चीजें लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये अवेलेबल ही नहीं है। तो ये 50 प्रोडक्ट तो मैं डालूंगा जो बिक रहे हैं, इसके अलावा ये 30 प्रोडक्ट ग्रोसरी स्टोर में और एंटर करूंगा, और ताकि मेरा स्टोर इनसे बड़ा और इनसे बेहतर चले और इनके से बेहतर ही वो। दूसरी चीज वो ये देखता है कि जी अच्छा चलो, अगर वो देखता है कि जी प्रोडक्ट्स नहीं एंटर करता, यही 50 प्रोडक्ट डालता हूँ, और लोकेशन चेक कर लेता है कि लोकेशन अच्छी सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टोर को थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ, टीम अच्छी रख लेता हूँ, प्राइस को थोड़ा नीचे रख लूंगा, जो भी चीज़ है वो अपने हिसाब से एक बिजनेस प्लान डिसाइड करता है पहले उसने। और एक और मार्केट गैप की मैं बात कर रहा था, दूसरा एक उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मार्केट गैप ढूंढता है। मार्केट गैप, ये मार्केट गैप ही था कि 50 प्रोडक्ट्स हैं और 30 प्रोडक्ट्स नहीं, और 30 प्रोडक्ट्स दूसरी सिटी से जाकर लेने पड़ते हैं, तो ये मार्केट गैप है जो वो फिल करने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं मार्केट गैप। पिज्जा की दुकान नहीं थी, पिज्जा की थोड़ी सी वो रिसर्च करता है, मार्केट में पिज्जा की अवेलेबिलिटी नहीं है, या दुकान नहीं है या कोई रेस्टोरेंट नहीं है, और लोगों की पिज्जा की डिमांड है, तो वो क्या करता है, ये जो उसने आइडेंटिफाई किया इसको क्या कहते हैं, मार्केट गैप। कि मार्केट में पिज्जा की डिमांड थी, मार्केट में पिज्जा स्टोर की या पिज्जा रेस्टोरेंट की या फूड कॉर्नर की डिमांड थी, उसका उसका बायर है, लेकिन मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। इसको तो अगर मैं ओपन करके वो पिज्जा की शॉप ओपन करता हूँ या रेस्टोरेंट ओपन कर देता हूँ, इस चीज को कहते हैं मार्केट गैप। कि ये मार्केट में गैप था, उस गैप को मैं अपने ब्रांड के थ्रू फिल कर रहा हूँ। यही जो आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है जो आप मार्केट में जाकर एनालाइज करके अपने पास लिख लेते हो कि ये जी मार्केट में प्रॉब्लम है। सोल्यूशन अभी नहीं दिया, अभी मैं सोल्यूशन की तरफ नहीं है, सिर्फ मैं आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है या मार्केट में गैप किस जगह पे है, जो आप सोल्यूशन में क्या करोगे, उसी मार्केट गैप को जब आप अपने ब्रांड के थ्रू फिल करने की कोशिश करोगे, उसको कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और उससे अगली स्लाइड होती है जिसमें आप कहते हो प्रॉब्लम सोल्यूशन। जो आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, अगर उस प्रॉब्लम्स को आप अपने ब्रांड के थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसको कहते हैं मार्केट गैप या प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अब आता हूं बड़े स्टार्टअप्स की तरफ। ये एक दुकान वाले की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक दुकान वाले की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ताकि आपको चीजें बेसिक से क्लियर हो कि एक दुकान वाला भी इतनी वर्किंग करता है, सोचे बगैर, बगैर सोचे, लेकिन एक दुकान ओपन करने से करना है। ये एक ढाबे वाला भी एक ढाबा ओपन करने से, अगर आपने ढाबे देखे होंगे, जो कराची कंपनी, आप चले जाएं, आप किसी भी मार्केट में चले जाएं जहाँ पे जी जिस तरह कपड़े की जी एक मार्केट है, आपकी बर्तनों की एक मार्केट होती है, तो उधर भी 50 स्टोर, 50 रेडी वाले भी खड़े होंगे या ढाबे वाले भी खड़े होंगे जो अपना वो ढाबा खोलने से पहले वर्किंग करते हैं कि मैंने एग्जांपल देता हूँ, 30 दुकानें हैं क्रॉकरी की, बर्तनों की, ठीक है, क्रॉकरी की दुकानें हैं। वो जो 30 बंदों ने जो दुकान खोली है ना, तो उस दुकान को खोलने से पहले उन्होंने वर्किंग की होगी कि उसने कौन सा बिजनेस करना है। अगर वो क्रॉकरी का बिजनेस उसने सेलेक्ट किया, तो उसके बाद उसने लोकेशन सेलेक्ट की होगी कि मैं कौन सी लोकेशन पे करूं, कहाँ पे क्रॉकरी का कस्टमर है, कहाँ पे मैंने दुकान खोलनी है, वो किस तरह की दुकान होगी, वो किस लोकेशन के ऊपर होगी, उसका कितना रेंट होगा, उसमें मुझे कितना महीने का बेचना पड़ेगा ताकि मैं अपना रेंट क्लियर कर सकूं, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ऑलरेडी जो लोग बेच रहे हैं उनका प्रॉफिट कितना है, मैं कितने में बेचूंगा, मैं प्रोडक्ट कहाँ से बाय करूंगा, किस तरह का प्रोडक्ट बाय करूंगा, कितनी इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए होगी, कितने महीने के बाद मैं अपना रेंट पूरा कर सकता हूँ। अ, तो ये वर्किंग एक छोटी सी क्रॉकरी स्टोर वाला भी अपनी वर्किंग करता है, तब वो जाकर स्टोर ओपन करता है। और हम एज अ ई कॉमर्स ऑनर, जो हम समझते हैं कि हम डिजिटल के बहुत बड़े, डिजिटल एरा है और डिजिटल के लोग हैं और डिजिटल ही फ्यूचर है और मिलियन डॉलर्स और बिलियन डॉलर्स डिजिटल में है और बड़ा पैसा है, और ये जो हम इसकी बात करते हैं, वो एक डिजिटल में ई कॉमर्स स्टोर ओपन करने से पहले इस तरह की कोई वर्किंग नहीं करते।
किसी का बताया हुआ प्रोडक्ट उठाते हैं, अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर देते हैं, वही ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी बिजनेस प्लान, विदाउट एनी फ्यूचर के पर्सपेक्टिव के मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, इसको स्केल कैसे करूंगा, कितनी इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा, वो इन्वेस्टमेंट कितने महीनों में पूरी होगी, मेरा बिजनेस प्लान क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट सही भी है या गलत है, या ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी ऑडियंस किधर है, इसका मार्केट में गैप कौन सा है, मैं कौन सा गैप फिल कर रहा हूँ। इन चीजों पे कोई वर्किंग किए बगैर आप एक प्रोडक्ट और एक स्टोर लॉन्च कर देते हो, और बाद में 8 महीने बाद जब वो बंद हो जाता है तो आप उस ट्रेनर को गालियां देते हो कि भाई वो ट्रेनर ही फारग है, उसने तो प्रोडक्ट ही गलत चिपकाया है मुझे। वो बंदा ही फारग था, या वो खुद को कभी ब्लेम नहीं करता बंदा। ये ह्यूमन साइकी है कि वो अपनी गलतियां, अपनी खामियां साइड पे रखते हैं, ठीक है, और वो लोगों को ब्लेम ब्लेम करते हैं। ये साइकी है बंदे की, वो लोगों को ब्लेम करता है कि मेरी कोई गलती नहीं, ठीक है, मैंने तो अपना 100% दिया। वो दिन के 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ उठाकर एड चला देने को अपना 100% कह रहा होता है कि मैंने तो अपना 100% दिया था, इस इंडस्ट्री का ही कोई फायदा नहीं है, इस इंडस्ट्री में ही पैसा नहीं है। ये लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं 2 लाखों को मारे, इसमें तो पैसा है ही नहीं है, मैंने तो साल से कर रहा हूँ, मेरा तो 1 रुपया नहीं बना। वो कहता है कि मैंने लाखों की सेल कर दी है, दूसरा कहता है कि मैंने ये कर दिया, तीसरा कह दिया। तो ये हमारी साइकी है और हमारी मेंटालिटी है कि हम अपनी वर्किंग किए बगैर, अपने बिजनेस प्लान्स बनाए बगैर कि मैंने ये प्रोडक्ट करना भी है या नहीं करना, ये प्रॉब्लम मार्केट में है भी कि नहीं है, ठीक है, इसका सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है भी कि नहीं है, या इसका सोल्यूशन मैं दूंगा तो कैसे दूंगा, क्या करूंगा, ये चीजें किए बगैर एक ढाबे वाला मुझसे बेहतर वर्किंग करके अपना ढाबा खोलता है, और मैं एक अच्छा $1 बिलियन और $1 मिलियन और करोड़ों की बात कर रहा होता हूँ, और ना मेरे पास बिजनेस प्लान है, ना मेरे पास मार्केट गैप है, ना मेरे पास प्रोडक्ट सोल्यूशन है, ना मेरे पास फोरकास्टिंग है, ना मेरे पास 3 ईयर फाइनेंशियल प्लान है, ना मेरे पास इन्वेस्टर पिच है, ना मेरे पास स्केलिंग की स्ट्रैटेजीज हैं, ना मेरे पास टीम है। सोलो में जाना चाह रहा हूँ, टीम में हायर नहीं करना चाह रहा, 30,000 रुपये मैं अपने बचाना चाह रहा हूँ, उसके एड्स भी मैं खुद रन करना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ मैं अकेले करना चाह रहा हूँ। लेकिन ना चलेगा या नहीं चलेगा, या तो फिर मैं खुद को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से पूछूंगा कि अल्लाह मेरे साथ ये हमेशा क्यों होता है, ये मेरे साथ ये आप क्यों करते हो, और ये उसकी गलती थी, उस ट्रेनर की गलती थी, उस कोर्स सेलर की गलती थी कि उसने ये किया है। तो ये सारी चीजें समझाने का, किसी को मैं वो नहीं कर रहा, टारगेट नहीं करना कर रहा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि मसला जब भी होता है वो हमारे अंदर होता है। मैंने एक ढाबे वाले को भी, गोगा चने वाला है ना, लाहौर में बड़ा फेमस है, गोगा फेमस है, आपका मोहम्मदी निहारी वाला फेमस है। वो क्यों फेमस है? उन्होंने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे काम किया है, अपने बिजनेस प्लान पे काम किए, अपनी लोकेशन पे काम किए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट गैप पे काम किया कि निहारी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन निहारी में ना ये मसले हैं निहारी के, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाला है अपने प्रोडक्ट का, जो अपनी इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम निकाला है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया, और फिर मार्केट में दुकान खोली है, फिर मार्केट में वो उतरे। आखिर में जो आपका ई कॉमर्स स्टोर है, जो हर बंदा विद इन 10 डेज 15 डेज अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर देता है, जो मैंने आपको बात की थी कि ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना है ना, 7 दिनों में भी लॉन्च हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, बिजनेस क्या है, फोरकास्टिंग क्या है, इन चीजों पे टाइम लगता है। जिलेंजो 1.5 साल 2 साल पहले से मैं वर्किंग कर रहा था। लॉन्च अभी तक भी अभी तक मैं उसको लॉन्च नहीं समझता, क्योंकि मैंने अभी एड्स प्रॉपरली रन करना स्टार्ट नहीं किए। अभी भी मेरी प्रोडक्ट की इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, पैकेजिंग को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्या कस्टमर्स को दिया जा सकता है, उन चीज़ों पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तो समझाने का या कहने का मकसद ये है कि जो आपके नसीब में लिखा है वो तो मिलना है। आधे दिल से करो, पूरे दिल से करो, फिर भी मिलना है। दूसरा ये है कि आधे दिल से या अधूरे बिजनेस प्लान के साथ और विदाउट एनी वर्किंग बिजनेस करने का भी आपका टाइम ही जाया होता है। ज्यादातर बच्चे हैं मेरे पास, अभी क्लास में भी कुछ बच्चे अवेलेबल हैं जो जिनको साल साल 2-2 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं, और अभी भी आज भी उनको वो स्किल सेट या वो माइंड सेट या वो चीजें नहीं मिली, जिसकी वजह से वो इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हुए हैं कि हमारे अंदर कहाँ पे गलती है, कौन सी ऐसी चीज है जो हम गलत कर रहे हैं या जिनका हमें नहीं पता। और ये चीजें उनको, ये इस वाली ट्रेनिंग जो आप अभी ले रहे हो, ये अगर उनको 2 साल पहले मिली हुई होती ना, तो उनके 2 साल ये जाया ना हुए होते। 2 साल तो उनको फिर भी लग गए, साल 1.5 साल आपको भी, मेरे बगैर भी आपका साल 1.5 साल 3 साल इस इंडस्ट्री में लग जाने हैं।
आप मेरी वाली वर्किंग के ऊपर काम नहीं करोगे, जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप उस तरह नहीं चलोगे, नहीं 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 बस ये यार ये लंबा प्रोसेस बता रहे हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं ना बस प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ, बेचना ही तो है। तो बेचना ही तो है। और ये समीर भी अभी समीर ने मैसेज किया सो ट्रू का, क्योंकि समीर को भी इस इंडस्ट्री में 1.5-2 साल हो चुके हैं और आज भी वो मेरी ट्रेनिंग में बैठा है, और मुझे पता है वो क्यों बैठा हुआ है। वो इसीलिए बैठा हुआ है कि भाई कहाँ पे गलती है, क्यों ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मेरा स्टोर नहीं चला, जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो रहा, उसकी वजह से उसने मेरी ट्रेनिंग ली है। वरना ट्रेनिंग तो वो पहले फैजान की ले चुका है। अब उस ट्रेनिंग में और इस ट्रेनिंग में आप उससे मैसेज ग्रुप में करके इंडिविजुअल पूछ सकते हो कि क्या मसला था, किस वजह से क्या क्या चीजें उसको आई थी कि जिस वजह से वो इस ट्रेनिंग में पड़ा है। ब्रांड बिल्डिंग का मसला नहीं है, फिर वही बात आ जाती है। ये ज्यादातर लोगों को लगता है कि ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज्यादा टाइम लेती है, और माइंडसेट की बात है सारी। मैं आपको अभी बता देता हूँ आप कहाँ कहाँ से पैसा बना सकते हो और कैसे बना सकते हो। आज इस पहले दिन से आप पैसा बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो भी मैं अभी अभी इसी इसी क्लास में बता देता हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की गेम है, सिर्फ और सिर्फ आपको वो माइंडसेट चाहिए। ए- एक स्ट्रांग बिजनेसमैन वाला, अगर आप जनरेशन के ऑनर की तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, तो किचन मनी भी पूरी होगी, प्रॉफिट भी पूरे होंगे, लैम्बोर्गिनी भी खड़ी होगी, लैम्बोर्गिनी ना भी खड़ी हो सिविक भी खड़ी होगी। मैं भी इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, आपके साथ ही इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मुझे भी 3 साल हुए हैं अभी इस इंडस्ट्री में। 3 सालों में आप मेरी ट्रेनिंग में बैठे हो, कुछ सीख भी रहे हो, कुछ कहीं पे आपको लगा होगा, लगा अब मुझे नहीं पता आपको, आप तक है, लेकिन आपको लगा होगा ना कि यार ये बंदा कहीं पे भी तो हमसे इन इन चीजों पे स्ट्रांग है, तभी आज ये इस स्टेज के ऊपर है। ये इन इन चीजें हमसे बेहतर कर रहा है, तभी ये लाइशा चल रहा है, या इसका ब्रांड चल रहा है, या इसकी ट्रेनिंग चल रही है, और इसकी कंसल्टेंसी चल रही है। मैं आज आपको बता देता हूँ, मेरे कुछ बहुत कम बच्चों को पता है कि मेरे रेवेन्यू स्ट्रीम्स कितने हैं। और सिर्फ किस वजह से, मेरे पास तो करोड़ों रुपए नहीं थे, मैं भी एक छोटे से, मैं अगर आपको नहीं पता मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं मानसरा से हूँ, और मानसरा में भी एक छोटा सा गांव है शौकताबाद। ठीक है, आपने नाम ही नहीं सुना होगा उसका। उगी के पास आता है, उगी का नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है। मैं उस इलाके का हूँ। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, मेरे फादर हैं, हम उस इलाके के खान हैं। मतलब जिस तरह आपके तो चौधरी और गुजर और ये बड़ी कास्ट होती हैं, इस तरह हमारे साइड पे केपीके में चलता है, खान चलता है। खान होता है जिसके जो जिनके पास जमीनें होती हैं और जिनके आगे मजेरे होते हैं, और उनकी जमीनें जमीनें जो मजेरे संभाल रहे होते हैं, उनके नाम के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए कि रॉयल फैमिली से, उनके आखिर में खान लगाया जाता है, मतलब मिड में खान लगाया जाता है। तो मेरा नाम अली खान सवाती है। लेकिन मैं अपना बता देता हूँ कि बचपन से मेरे फादर एक गरीब बच्चों का स्कूल चलाते थे, जिसमें कोई सैलरी नहीं होती थी बच्चों की। 10 रुपए सैलरी होती थी, कोई दे सकता है तो ठीक है, जो नहीं दे सकता तो कोई मसला नहीं। और उनका कोई भी रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं था मेरे बाबा का। खानगी थी, जमीनें थी, जमीनों से फसल आती थी, वो सेल की जाती थी, उसी से घर का गुजारा चलता था। लेकिन अगर आप 200 बच्चों का, जब फ्री बच्चों का स्कूल चला रहे होते हो ना, और आप किसी से डोनेशन, 1 रुपए की डोनेशन नहीं चल लेते, तो आपने स्कूल की फीसें भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, और 100 खर्चे हैं वो भी पूरे करने हैं, तो वो मेरे बाबा अपनी जेब से पूरे करते थे। जब वो जेब से पूरी करते थे, और गांव का स्कूल हो, और 100% गरीबों के लिए डोमिनेटेड ना, क्या कहते हैं उसको, चला रहे हो, तो मैंने बचपन में बुरे हालात भी देखे हैं। मैंने भी बचपन में अपने घर में किसी वक्त घी खत्म है तो आटा खत्म है, ये हालात भी देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं। ठीक है, 13 साल मेरे बाबा ने वो गरीब बच्चों का स्कूल चलाया, 13 साल। और 13 साल एक बिजनेस, एक अ, आजकल आप 3 महीने कोई बिजनेस लॉस पे नहीं चला सकते। मेरे बाबा ने 13 साल ऐसा बिजनेस, ऐसा काम किया है गरीब बच्चों के लिए, कि 13 साल उसको चलाया है, जिससे उनको 1 रुपया नहीं आ रहा, और जिससे उल्टा उनको जेब से पैसे देने पड़ते हैं। एक तो ये चीज, तो जब मैंने एफएससी की थी, तब तक भी मेरे घर में कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई मैंने ऐसे हालात नहीं देखे कि जो मैं कह सकता हूँ कि तो मैंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया। जब मैंने इस्लामाबाद मूव हुआ और 6 महीने बाद मैंने ब्लॉगिंग की है, तो मेरे अम्मी के पास मेरी 4 साल की सैलरी पड़ी हुई थी, सॉरी, मेरी 4 साल की फी पड़ी हुई थी।
के घर के हालात पता नहीं कैसे हो। ये 4 लाख रुपए उन्होंने अपने अकाउंट में रखा हुआ था कि इसकी 4 साल की जो 6-7 लाख रुपए जो इसकी फी 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 आनी बनती है ना, वो उन्होंने साइड पे करके रखे हुए थे कि बजाय इसके कि मैं हर 4 महीने बाद परेशान हूँ कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। एक जमीन सेल हुई थी, उसके पैसे आए थे, तो उन्होंने साइड पे कर दी थी कि अली की सैलरी है, कि हमें सैलरी की तरफ से टेंशन ना हो। और वो तो मैंने अम्मी से वो 4 लाख रुपए लेके हॉस्टल स्टार्ट किया था, और हॉस्टल को सेल करके मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और ब्लॉगिंग पे वो 4 लाख रुपए लगाकर फिर मैंने महीने के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमाकर 20-25 हज़ार डॉलर पर मंथ पे लेकर गया था। तो ये मेरे और मेरे बाबा ने, जब मैं बहरिया में आ रहा था, तो मेरे भाइयों को बिठा के, हम 4 भाई, भाइयों को बिठा कर कहा था कि मैं इसको बहरिया भेज रहा हूँ, और शायद अगले तुम तीनों के पास ये अपॉर्चुनिटी ना हो। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको भी ना भेजूं और चारों को गवर्नमेंट के किसी कॉलेज वॉलेज से आप लोग पढ़ लो, या मैं इसको भेज देता हूँ और फिर आप तीनों को तो फिर मैं नहीं भेज सकता, तो आप तीनों को फिर वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, गुजारा करना पड़ेगा कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, लेकिन आपको वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी, तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लो कोई। तो उन्होंने कहा था कि एक तो जाए, वो चला जाएगा तो हमारा हम देख लेंगे। तो खैर, जब मैं मेरे भाई जब 1.5 साल के बाद वो एफएससी उसकी कंप्लीट हुई, तो उसको जब कॉमसेट्स में मैंने ही पैसे कमाए और मैंने ही उसको कॉमसेट में पढ़ाया। फिर दूसरा भाई इकरा यूनिवर्सिटी आया, और तीसरा भाई मेरा इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा, और चौथा भाई मेरा इससे पढ़ा है, हफाज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पढ़ा है। पूरी फैमिली को इस्लामाबाद भी मैंने मूव करवाया, उनको भी चलाया। लेकिन बता ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं बहुत महान और मैंने पूरी फैमिली मेरी ऊपर डिपेंडेंट थी। सिर्फ चीज ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की गेम है। आप लोगों को ये मैं ट्रेनिंग में पहले दिन से बात जो कर रहा हूँ कि माइंडसेट, 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 मैं वैसे नहीं कर रहा, वो माइंडसेट मेरा था और अल्लाह ने मुझे दिया है, वो अपॉर्चुनिटीज दी हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के बकाया लोगों के दिमागों में भी नहीं होती, और हम वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर चुके होते हैं और उसके ऊपर काम करके पैसे भी बना चुके होते हैं, किचन मनी भी निकाल चुके होते हैं, प्रॉफिट्स भी निकाल चुके होते हैं, उसको स्केल भी कर चुके होते हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एंटरप्रेन्योर की, एक तगड़े एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूँ कि वो माइंडसेट की गेम है सारी। समीर हो गए, या जो बच्चे आज 2-2, 2.5-2.5 साल, 3-3 सालों से ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, वो भी तो किचन मनी के लिए आए थे। आज 3 सालों के बाद उनसे आप पूछ लो कि 3 साल भी तो हो चुके, 3 साल लग चुके उसे उनको इस इंडस्ट्री में, तो 3 सालों में उनकी किचन मनी सॉल्व हुई है। 3 सालों में उनकी किचन मनी का लूप खत्म हुआ है। क्योंकि अगर मैं गुमान ही ये करूंगा ना कि मैं बस महीने के 70-80 हज़ार रुपया मिल जाए, तो वो 70-80 हज़ार रुपया मिलते मिलते भी ना 30 मिलेगा, 35 मिलेगा, मुझे 3-4 साल लग जाएंगे। क्योंकि मैंने माइंड सेट ही ये बनाया हुआ था कि मुझे 80-90 हज़ार रुपया, लाख रुपए महीने का चाहिए किचन मनी के लिए। जब मैं माइंड सेट ही ये बनाऊंगा कि भाई मुझे करोड़ों चाहिए, करोड़ों, मैंने करोड़ों की गेम करनी है, तो और मैं उस तरह बिजनेस प्लान अपना बनाऊंगा करोड़ों के हिसाब से, मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाऊंगा। लाइशा आज आपके सामने खड़ा है 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके 20 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर, स्टार्ट कितने पे हुआ, 50 हज़ार रुपए पे हुआ। तो पैसे का किचन मनी के साथ, पैसे का माइंडसेट के साथ, पैसे का स्केल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ये चीज अपने दिमाग में मैं पहली दिन से ट्रेनिंग में डाल रहा हूँ, बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइंडसेट बड़ा तो बड़ा रखो, बिजनेस प्लान्स तो बड़े रखो, अपना स्किल सेट तो बड़ा करने की कोशिश करो। पैसा कहाँ 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 से आएगा आपको नहीं पता चलेगा। मैं आज आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में हालात खराब हैं, लोग रो रहे हैं कि भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। दो मैं जब इमरान खान जा रहा था ना, मुझे उस दिन पता चल गया था। और मैं ज्यादा फोकस लाइशा पे था, रेड टेल से भी ज्यादा फोकस लाइशा पे था कि लाइशा को बट स्केल करना है। तो मुझे उस दिन पता चल गया था कि अगले 2 साल 3 साल डिक्लाइनिंग के हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका सीख तो ये हो सकता है कि लाइशा की सेल्स ड्रॉप होंगी, लाइशा डिक्लाइनिंग पे जाएगा क्योंकि कस्टमर की बाइंग पावर कम होती जा रही है। तो मैं क्या करूं कि जी मैं इस लाइशा के प्रॉफिट्स निकाल के खाता जाऊं, और उसी से ही अपना किचन मनी और अपना किचन भी चलाऊं और अपना घर भी चलाऊं और इसका पैसा निकाल के खाता जाऊं। एक तो ये तरीका था मेरे पास। और वो प्रॉफिट अगर पहले 15 लाख था ना, तो आज वो 6 लाख पे खड़ा है, एग्जाम्पल दे, या 5 लाख पे खड़ा है, तो वो 5 का 5 लाख, और मेरे मंथली इनकम, मेरा मंथली जो घर का खर्चा है वो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए है मिनिमम। तो जितना पैसा आ रहा है या तो मैं वो खा जाऊं। तो मेरा ब्रांड तो जिस 2021 में जिस स्टेज के ऊपर है, तो 2024 आ जाएगा, ये उस 21 वाली स्टेज से भी नीचे जाएगा, क्योंकि ब्रांड तो आप री इन्वेस्टमेंट मांगता है ना, वो स्केलिंग मांगता है। तो स्केल तो नहीं हो रहा होगा, प्रॉफिट तो मैं खा ही जा रहा हूँ, तो स्केल कैसे होना है? तो एक तो ये तरीका था।
माइंडसेट की अभी आपको सिर्फ, तो दूसरा ये तरीका था कि लाइशा के अलावा रेवेन्यू स्ट्रीम निकालो भाई, जो पर मंथ तुम्हारी किचन मनी पूरी करे वो निकालो। जो तुम्हारा 7 से 8 लाख रुपए का पर मंथ खर्चा है, वो कहीं बाहर से पूरा होना चाहिए, लाइशा का प्रॉफिट लाइशा के ऊपर ही री इन्वेस्ट होना चाहिए, वो निकालो। और वो मैंने विद इन 3 डेज क्रैक कर लिया था। मैंने एक कंपनी को कंसल्ट एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन किया, जो मुझे मंथली 10 से 11 लाख रुपए पे करते हैं, और मंथ में से मुझे 7 से 8 दिन उनको देने पड़ते हैं। तो मैं आज भी उनको, आज ये हो चुका है, साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो मैं आज भी अभी भी उनके साथ एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ। महीने में 7 से 8 दिन 10 दिन में उनके ऑफिस में होता हूँ। बकाया काम मैं अपने ऑफिस, अपने लाइशा को देता हूँ, और अपने भी मीडिया, जो मैंने नई कंपनी ओपन की अभी 15-20 दिन पहले ओपन की है, उसको दे रहा होता हूँ। रेड टेल को दे रहा होता हूँ, बकाया मैं दिन उनको दे रहा होता हूँ, लेकिन 10 दिन में उनको दे रहा होता हूँ, कि उससे मेरी किचन मनी और मेरा जो खर्चे हैं वो पूरे हो रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की गेम है। आपको सबको पता है ना हालात खराब होने वाले थे, आप सबको उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया था। तो बजाय इसके था कि मैं बैठूं और मैं रोता रहूं कि भाई लाइशा के हालात बड़े खराब है, मुल्क के बड़े हालात बड़े खराब है, बाइंग पावर ही नहीं है, बाइंग पावर ही नहीं है, बाइंग पावर ही नहीं है। तो एज एंटरप्रेन्योर मैंने उसका सोल्यूशन निकाला कि भाई या तो स्केल डाउन कर दो, या अपने 20-25 दिन जाया करते रहो लाइशा के ऊपर और उसका प्रॉफिट खाते जाओ, या 10 दिन किसी और को दे दो, वहां से पैसे कमा लो और उसको री इन्वेस्ट कर लो, लाइशा के पैसे को चलने दो। या अपने जो वहां से भी मुझे पैसे आते हैं उसको भी मैं डिफरेंट ब्रांड्स पे, डिफरेंट अपने कामों पे लगा देता हूँ, स्केल करने पे। बी मीडिया भी मैंने अपनी ही इन्वेस्टमेंट्स जो कंसल्टेंसी से आती हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ भी मैंने पिछले 6 महीने एज अ कंसल्टेंट काम किया, उन्होंने भी अच्छे भले पैसे पे किए हैं मुझे। उनके स्टार्टअप्स को मैं मेंटरशिप देता था। फिर ये मेरी ट्रेनिंग जो आप कर रहे हो, इस ट्रेनिंग के पैसे, वो पैसे भी मैं अपनी बी मीडिया पे और अपने डिफरेंट कामों पे री इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। तो कहने का मकसद ये, और ये सिर्फ क्या है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि मुझे जो 10-11 लाख रुपए कोई कंपनी दे रही है, या कोई भी कंसल्टेंट लेता है, कोई मेंटर लेता है, आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, या रेड टेल स्टूडियो पे कोई प्रोजेक्ट मेरे पास आता है, तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, या मेरे पास कोई पैसा है, करोड़ों अरबों रुपए हैं, जिसकी वजह से लोग मेरे पास आते हैं, और मैंने उस करोड़ों रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिसकी वजह से मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग है और मेंटालिटी है। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी जिंदगी के अगर साल 1.5 साल भी अगर आपकी किचन मनी का, आपकी आपकी की स्किल सेट ग्रो कर जाती है, आपका माइंड सेट ग्रो कर जाता है, आपकी चीजें उस तरह एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और आपको सिर्फ साल लगता है, तो उस साल के बाद जो आपको प्रॉफिट दे रहा होगा ना, जो पैसा आपको वो साल के बाद दे रहा होगा, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है उससे कि आपको महीने के 30 से 40 हजार रुपया एक छोटे माइंडसेट के साथ और विदाउट किचन मनी को सॉल्व करने के चक्कर में आपको 30-40 हजार 50 हजार रुपया प्रॉफिट आ रहा हो, वो बेहतर है। ये साल में मैं फाके में गुजार लूं। मैं, आप जाकिर खान की एक वीडियो है, मैं आपको वीडियो का वो जरूर देखना, बहुत जरूर अच्छी वीडियो है। और जिंदगी में आपको क्या आपका माइंड सेट होना चाहिए, क्या आपके अंदर जो आग है, और क्या आपके अंदर जो विजन और जो आग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, और क्यों इंपॉर्टेंट है। आप वो 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगी कि यार क्यों बड़ा बंदा, क्यों बिजनेसमैन जो है, क्यों आज एक छोट आपने देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो एक छोटे गांव से आए हैं और उन्होंने करोड़ों का बिजनेस बनाया, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की वजह से बनाया है। उनको महीने का ये नहीं था कि बस यार ये मुझे किचन मनी मिल जाए, 50 से 70 हजार रुपये, लाख रुपए महीने का मेरा खर्चा पूरा हो जाए, बस मेरे लिए बहुत है। उसके बाद जाकर देखेंगे कि इसको स्केल कैसे करना है। सोचूंगा, आज मैं सोचूंगा तो अल्लाह ताला उसका मुझे किचन मनी भी देगा और उसको स्केल करने का रास्ता भी दिखाएगा। इलान मस्क अगर ये सोचा कि नहीं पहले जमीन पे गाड़ी चला देता हूँ, ये जमीन वाली तो सीधी हो, तो फिर मार्स का सोचेंगे। मार्स का भी सोचा है, जमीन वाली ऑटोमेटिकली, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार ऑटोमेटिकली बनी है, चांद तक भी पहुंच चुके हैं। माइंडसेट की गेम है सारी, अरबों रुपए उसको जो डॉलर्स मिले हैं, और इतनी जो इसको इन्वेस्टमेंट मिलती है, सारी और सारी माइंडसेट की गेम है। माइंडसेट में आप बड़ा सोचना तो स्टार्ट करो, उस पर वर्किंग तो स्टार्ट करो। पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्यों, एज अ कंसल्टेंट भी मिल जाएंगे पैसे, जॉब पे जाओगे वहां पे भी तगड़े पैसे मिलेंगे। एक बंदा 50 हजार रुपये पे उनके पास ई कॉमर्स का एक बंदा काम कर रहा है, और आपका माइंड सेट और आपका विजन और आपका स्किल सेट जो है, वो आपने सिर्फ साल में नुकसान किया है, रुपया 1 रुपया नहीं कमाया आपने, लेकिन आपने वो स्किल सेट इतना इंक्रीज कर दिया है। 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए की जॉब मिलना तो आजकल कोई इशू नहीं है। आपका स्किल सेट हो, आपका माइंड सेट हो, ये 4 लाख 5 लाख रुपए तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं एक ई कॉमर्स का ऑनर हूँ, मेरे पास 25 20 15 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है।
मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं टीम बनाने जाता हूँ। जब मैं टीम बनाने जाता हूँ, मुझे एक जनरल मैनेजर तगड़ा चाहिए जो ऑपरेशन तगड़े मैनेज कर ले। और आपके अंदर वो स्किल सेट है, आपने साल अपना स्टार्टअप चलाया, फेल हुआ है, लेकिन आपका माइंड सेट और आपका स्किल सेट इतना जबरदस्त डिवेलप हुआ है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मसले आते हैं आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है। बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाता है आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है। बिजनेस प्लान फेल कैसे होता है आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है। ऑपरेशंस में कहाँ कहाँ मसले आते हैं आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर है। मार्केट में कौन कौन से एम्प्लॉयज तगड़े हैं, कौन सा बंदा है वेबसाइट में तगड़ा है, कौन सा बंदा किस किस उसमें तगड़ा है, उनके साथ आपका उठना बैठना खाना पीना आपका उनके साथ है। वही लोग आपको 10 जगह पे रिकमेंड करेंगे। मुझे भी आप मेरे तक भी आपको किसी ने रिकमेंड किया है ना, ठीक है, मैंने तो शायद मैं उसको पर्सनली जानता भी नहीं होऊंगा जिसने आपको रिकमेंड किया होगा। मैंने तो आप तक खुद नहीं आया कि यार ये मेरी चीज़ है, ये प्लीज खरीद लो। तो मुझे, लेकिन मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है, माइंड सेट के ऊपर ट्रस्ट है, स्किल सेट के ऊपर ट्रस्ट है। मैं अपना काम करता हूँ, अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से वो चलता है मुझे भी तो नहीं पता होता। मेरी पहली ट्रेनिंग में 90 बचे थे, इस ट्रेनिंग में मेरे पास 22 23 बचे हैं। तो कहने का मकसद ये है, और उन 90 बच्चों को भी मैंने नहीं कहा था कि मतलब मैंने अप्रोच नहीं किया, या मैंने उनको कोई एड्स नहीं दिखाए, या कोई मार्केटिंग नहीं की, या कोई बिल बोर्ड नहीं लगाया कि ट्रेनिंग ले लो। मैंने तो 2 ग्राफिक बनाई है, एक वीडियो बनाई है, ग्रुप में डाल दिया बस। कोई मैंने उसकी वो भी नहीं की। तो कहने का मकसद ये सिर्फ स्किल सेट और माइंड सेट की गेम है, जो आपको मैं पहले दिन से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सिर्फ मेरे सारा टाइम ना आप लोग ये माइंडसेट के ऊपर ही जाया करते। तो पहली क्लास से मैं माइंडसेट 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 और स्किल सेट की बात करता हूँ। आपका आपके स्किल सेट क्या होता है? स्किल सेट ये होता है कि आप एज अ ई कॉमर्स ऑनर, छोटा सा आपका 50,000 रुपये का बेशक स्टोर हो, लेकिन आपके पास जितना नॉलेज है, आपके पास जितने स्किल है, आपकी नॉलेज और आपकी स्किल सेट और इंडिया का लेंस कार्ड के ऑनर और उसकी स्किल सेट, इन दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ। बोर्ड का जो ऑनर है या कोई भी टॉप ई कॉमर्स स्टोर है, जितनी चीजें उसको पता है, जितना बड़ा वो सोच रहा है ना, उतना बड़ा आपने अपने 50,000 रुपये वाले स्टोर के लिए सोचा हुआ हो, उतना स्किल सेट आपके पास हो। मैं देखता हूँ कि कैसे वो करोड़ों का बिजनेस नहीं बनता। मैं देखता हूँ कि आपके पास कहाँ कहाँ से पैसे की अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता है, आपको समझ भी नहीं आएगी, मुझे नहीं समझ आती भाई कि कहाँ से अल्लाह ताला मुझे नवाज देता है। और सिर्फ ये है कि मैं अपनी अपना हार्डवर्क और अपनी स्किल सेट के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, दिन रात काम कर रहा होता हूँ, हर रोज हर एक बंदे से सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी में नहीं जाने देता जहाँ पे मुझे लगता है कि यार यहाँ पे अगर पैसे कम भी बन जाएंगे या नहीं भी बनेंगे, लेकिन ये मेरे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी। बी मीडिया आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मैंने बी मीडिया से रिलेटेड अपने ऑफिस के बारे में पोस्ट किया था कि ये मेरा ऑफिस है और डिजाइन कर रहा हूँ, मैं न्यू ऑफिस बना रहा हूँ। उसका कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, उसका कोई भी अभी तक 1 रुपया नहीं आ रहा, और कितनी इन्वेस्टमेंट वाली होनी है, एक एक चीज प्लान है। लेकिन मुझे पता है उस वो अगर फेल साल के बाद लेट्स सपोज वो फेल भी हो जाए, लेकिन उस 1 साल के अंदर में उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कौन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, किस तरह पैसे कमाते हैं, क्या वो मेरे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। और ये जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस लर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए, एक चैलेंज, न्यू चैलेंज है मेरी जिंदगी का, उसके लिए इन्वेस्ट हो रहा है। तो और पैसा भी इतना नहीं है इन्वेस्ट हो रहा, ठीक है, तो अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर वो जीरो से भी करना हो ना, तो मैं आज अगर विदाउट मेरे पास पैसे नहीं और मैं उस इंडस्ट्री में इंटर होना चाह रहा हूँ, तो वो और 4 5 महीने के बाद मैंने उसको अपना किचन मनी, 3 4 महीने के बाद उससे किचन मनी एटलीस्ट निकालना है, तो वो प्लान भी मैं आराम कर बना सकता हूँ, क्योंकि स्किल सेट चाहिए उसके लिए, माइंडसेट चाहिए, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आप जॉब करके भी अपना बिजनेस रन कर सकते हो, आप कंसल्टेंट काम करके भी अपना बिजनेस रन कर सकते हो। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं कह रहा था ना, कि मैं आज पहले दिन से आपको बता, पहले दिन से कैसे पैसे कमा सकते हो ई कॉमर्स से। कैसे समीर और वो बच्चे जो साल 1.5 साल ई कॉमर्स में लगा चुके हैं, वो पैसे अपनी किचन मनी बना सकते हैं और साइड पे अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। सॉरी यार, गला खुश था तो मैं चाय बनवाई थी, के साथ साथ वो गले की थोड़ी बहुत होती रहती है। अच्छा, तो आप एक फील्ड पकड़ सकते हो ई कॉमर्स में ही, एक पकड़ सकते हो, हंटिंग एंड सोर्सिंग पकड़ सकते हो। कि जी आप हंटिंग एंड सोर्सिंग पे दिन रात लगा लो, ये महीना 1.5 महीना 2 महीने लगा लो, टॉप से टॉप कंपनी कैसे हंटिंग करती हैं, कैसे सोर्सिंग करती हैं, कैसे पैकेजिंग करती हैं, इन 3 चीजों के ऊपर काम
काम कर लो। महीना डेढ़ महीना लगाओ, टका के लगाओ। चाइना से कैसे हंटिंग होनी है, पाकिस्तान से कैसे हंटिंग होती है, सोर्सिंग होती है, कैसे डिजाइनिंग होती है, कैसे पैकेजिंग होती है, इन चीजों पे लगा लो। और डेढ़ महीने के बाद ना आप कंपनीज को सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो, हंटिंग हंटिंग एंड सोर्सिंग की। अपना रेट रखो ज्यादा ही, क्योंकि डेढ़ महीने, लेकिन डेढ़ महीने में उस फील्ड के बारे में छोटे से लेकर बड़ा जितना भी कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो ना, कि आपके पास जनरेशन का ऑनर आ जाए ना कि करानी है, तो उसकी भी हंटिंग एंड सोर्सिंग कैसे होती है वो भी आपको पता हो, और उसी को आप सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो। सर्विसेज से आपकी किचन मनी पूरी हो रही है, साइड पे आपका एक ब्रांड खड़ा, पार्टनर्स मिलो और साइड पे एक ई कॉमर्स का स्टोर चलाना स्टार्ट कर दो। यहाँ से आपका किचन पूरा हो रहा है, यहाँ से आपका और स्किल सेट भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आप कंपनीज के साथ जब आप सर्विसेज देते हो तो आप और सीख रहे हो। तो मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, मेरे लिए हंटिंग एंड सोर्सिंग मैंने, ये आपका काम है इसकी रिपोर्टिंग निकालना, इस पे एक तगड़ी सी रिपोर्ट बनाकर देनी कि इन प्रोडक्ट्स में पाकिस्तान में क्या हंटिंग एंड सोर्सिंग होती है, कौन सी कंपनीज बेचती हैं, कैसे बेचती हैं, क्यों बेचती हैं, चाइना में कैसे हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है। ये रिपोर्ट आपने बनाकर देनी है। मैं आपको 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए सिर्फ इस रिपोर्ट के दूंगा, और मैं खुशी से दूंगा कि भाई 10 लाख रुपए में पूरे पाकिस्तान की रिपोर्ट निकल के आ जाएगी मेरे पास। तो हमारा आपके पास लैग कर रही होगी, मैं बकाया बच्चों के पास तो लैग नहीं कर रही है। यार जॉब क्यों हो रही है, सिग्नल तो पूरे हैं, वाईफाई भी पूरा है, और अब आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं पैसे की बात कर रहा था कि पैसा कहाँ से आना है। तो पैसा कोई भी ई कॉमर्स भी आपकी झोली में उठाकर नहीं फेंकेगा, अल्लाह ताला भी नहीं फेंकेगा। कोई ई कॉमर्स का कोई ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं है कि आप प्रोडक्ट, वो वो प्रोडक्ट जो मार्केट में 400 लोग बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट आप भी बेचो, और आपको कि ये प्रोडक्ट आपको भी किचन मनी पूरी करके दे, उन 400 लोगों को भी किचन मनी पूरी करके दे, और पूरा पाकिस्तान वही प्रोडक्ट भी खरीदे, उतने में ही खरीदे जितने में आप बेच रहे हो। मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है ये भी आपको नहीं पता। तो वो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये करके आपकी किचन मनी भी पूरी हो जाएगी और आपका बस ये मसले हल हो जाएंगे, तो फिर ये सारे मजदूर अपनी किचन मनी, जिनको जिस जिसको पाकिस्तान में किचन मनी चाहिए, वो सबको छोड़े ना, वही प्रोडक्ट्स उठाएं जो मार्केट में बिक रहे हैं, और उठाकर बेचना स्टार्ट कर दें और अपनी किचन मनी पूरी कर ले। किचन मनी कमाना अगर इतना आसान होता तो एक एम्प्लॉय, हर बंदा एम्प्लॉय ना होता, हर बंदा ई कॉमर्स का ऑनर होता, हर बंदा ई कॉमर्स करके बैठ रहा होता। यार किचन मनी जो महीने के 70,000 रुपये 50,000 रुपये मेरी जो सैलरी है ना, वो 50,000 रुपये तो मैं ये प्रोडक्ट उठाकर, वो यासर भाई के प्रोडक्ट्स और फैजान के प्रोडक्ट उठाकर बेचूंगा, उसी से मुझे महीने के लाख रुपए आ जाने हैं, मुझे क्या जरूरत है जॉब करने की। तो हर बंदा पाकिस्तान में ना ई कॉमर्स का ऑनर हो, हर बंदा पाकिस्तान में वही प्रोडक्ट बेच रहा हो जो जी जो आपको मार्केट में कोर्सेज मिलते हैं कि जी पहले महीने से लाख रुपया कमा लो, और पहले महीने से ही आपकी जो किचन मनी है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सारे बंदे ही फिर सेम काम करने पड़ जाएंगे, तो किचन मनी कहाँ से निकलेगी। और पाकिस्तान में ये हो रही है, आप लोगों के सामने समीत से अभी मेरी बात से एग्री करेगा कि नहीं बिक रहा वाइट लेबल, इस वजह से कि हर बंदा, कि यासर भाई या किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो कोई भी बंदा, जिस तरह मैं अगर ट्रेनर हूँ और मैं वाइट लेबल करता हूँ, मैं आपको कोई प्रोडक्ट बताता हूँ, वो प्रोडक्ट मैं खुद भी बेच रहा हूँ, वो प्रोडक्ट आपको भी बता रहा हूँ, वो तो अब मेरे स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूँ कि वो भी बेचें। 50 मेरे स्टूडेंट थे, वो भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं भी वही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। मेरा ज्यादा बिकना है, मेरे स्टूडेंट्स का ज्यादा बिकना है, और मेरे स्टूडेंट्स भी कहाँ से बाय कर रहे हैं, मेरे से बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं दोनों जगह से कमा रहा हूँ, मैं एंड यूजर पे भी बेच रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी बेच रहा हूँ। दो जगह से मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम है। और आपको मैं कह रहा हूँ बेहतरीन चल रहा है, मेरा तो बेहतरीन चल रहा है। तो आप भी 50 बंदे, आप भी वो बेचोगे मेरी, आप 50 बच्चे आगे लोगों को बताते हो, या आपको देखते हैं कि यार वो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, वो भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो मार्जिन ही पीछे कुछ नहीं बचता भाई, बचता ही कुछ नहीं। तो पाकिस्तान में अगर ई कॉमर्स हो रही है ना, तो सिर्फ ये हो रही है। ये जितने पुराने हैं, इस अरसलान हो गया, समीर हो गया, ये आपके सामने लिख रहे हैं कि यही मसला है कि एक बंदा, एक प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है वो हर
ट्रेनर भी वही बेच रहा है, हर स्टूडेंट भी वही बेच रहा है, तो वो महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। कितने बच्चों बंदों की उसमें से किचन मनी निकलेगी? वो इस तरह थोड़ी होता है, कोई भी बिजनेस इस तरह थोड़ी रन होता है कि हर बंदा भी वो बेच रहा हो और हर बंदा ही उसमें किचन मनी भी निकाल दे। एक बंदा जो जॉब से ज्यादा पैसे वो निकाल दे। सिर्फ माइंडसेट की गेम है भाई, प्रोडक्ट की गेम नहीं है, कोर्सेज की गेम नहीं है, माइंडसेट की गेम है। उसी प्रोडक्ट को अगर मैं लॉन्च करूंगा तो मैं डिफरेंटली लॉन्च करूंगा और डिफरेंट तरीके से लॉन्च करूंगा, और पहले मैं बिजनेस प्लान बनाऊंगा कि मैंने बेचना भी है कि नहीं। इसमें अगर ये लॉन्ग टर्म गेम है तो मैं करूं, नहीं है लॉन्ग टर्म तो मैं ना करूं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की मैंने बात की थी, इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सोल्यूशन पे मैं, और मार्केट प्लान, ये मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ दोबारा भी क्लास में शेयर करूंगा, क्योंकि यही वो ट्रेनिंग होती है, यही वो चीज़ें होती हैं जो एक ई कॉमर्स, एक बिजनेस और एक स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इन तीन चीज़ों को मैं और कंप्लीटली डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके अंदर वो माइंडसेट और वो डिफरेंट सोचने का तरीका आ जाए। मेरे अंदर एक चीज अगर आप मेरी मानोगे और अगर आप सुनने के लिए रेडी हो, तो एक चीज आप कोशिश कर लो अपना माइंडसेट चेंज करने की। और माइंडसेट मैं हर वक्त कहता रहता हूँ, वो माइंडसेट है क्या है, मैं आपको बता देता हूँ वो माइंडसेट होता क्या है। मैंने पहली दफा जब $30,000 निकाला था ना, तो वो निकाला इस तरह था कि माइंडसेट की जो मैं बात करता, आप भी फेसबुक यूज करते हो, इंस्टा यूज करते हो, यूट्यूब यूज करता हूँ, मैं भी यूज करता हूँ, और एंटरप्रेन्योर्स भी यूज करते हैं। तो उसमें होता क्या है, क्या माइंडसेट की, हाँ माइंडसेट की मैं बात बता रहा हूँ कि मैं भी ई कॉमर्स करता हूँ, और आप यकीन करें मेरे पास ई कॉमर्स का जिस बंदे का, मेरी फेसबुक पे, मैं फेसबुक को एज अ अपॉर्चुनिटी लेता हूँ, अपॉर्चुनिटी के लिए जाता हूँ। मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये मेरी मेंटालिटी है, ये मेरा माइंडसेट है कि मैंने हर प्लेटफॉर्म को, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं जा रहा हूँ, मैं एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ माइंडसेट, अपॉर्चुनिटी माइंडसेट लेकर जाता हूँ। अगर मेरे दिन में 7 घंटे इन प्लेटफॉर्म्स पे लगते हैं ना, तो वो एज अ अपॉर्चुनिटी लगते हैं। मैं अपना अपना टाइम जाया करने के लिए नहीं जाता, मेरे दोस्त ने क्या डाला हुआ है, वीडियोस देख लूं, क्या वीडियो है, और फजूल बैठ कर टाइम वेस्ट कर लूं। मैं जाता हूँ कि भाई ये मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मार्केट में चल रहा है, और उसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं सीख सकता हूँ या जो मैं कर सकता हूँ। मेरे सामने किसी कंपनी का भी ऐड आता है तो मैं देखता हूँ कि क्या बेच रहा है, कितने में बेच रहा है। चाइना, उसी वक्त अली बाबा खोल के उसकी प्राइसेस देख लेता हूँ, चाइना में कितने का मिल रहा है, उधर क्या डिमांड है, यूके में क्या डिमांड है, यूएसए में क्या डिमांड है, इसमें इसका कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितना ये है, क्या 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 क्या, सब कुछ पढ़ के छोड़ के चला जाता हूँ। लेकिन मेरे ब्रेन ने वो सारी चीजें अब्जॉर्ब कर ली कि क्या हो रहा है मार्केट में। बेशक वो ई कॉमर्स का स्टोर हो, बेशक वो कोई स्टार्टअप हो, बेशक वो कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, कुछ भी मैं देखूंगा, मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा कि हो क्या रहा है। हो गया सारा कुछ एक्सप्लोर किया, बंद किया, बात खत्म। लेकिन एज अ माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा माइंडसेट है कि बजाय इसके कि मैं अपने 7-8 घंटे उस प्लेटफॉर्म पे जाऊं और लिखूं और दोस्तों से का देखूं कि दोस्त कहाँ पे घूम रहा है, क्या चल रहा है, डकी भाई ने क्या वीडियो डाली हुई है, और दूसरा क्या कर रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है, ये देखने के बजाय मैं वो कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, वो एड्स कंज्यूम करता हूँ, वो अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ कि क्या चल क्या रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो मेरे मुझे नहीं पता और शायद लोग कर रहे हो, या कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये माइंडसेट, इसी को माइंडसेट कहते हैं कि आपने प्लेटफॉर्म भी अगर यूज करने हैं तो एज अ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी यूज करने हैं, एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखना है उसमें। आपने कभी भी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मैं एज अ यूजर नहीं जाता। यूजर का क्या माइंडसेट होता है, मैं एज अ मार्केटर जाता हूँ इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यूजर का क्या माइंडसेट होता है, जाओ टिकटॉक पे जाओ, टिकटॉक कंज्यूम करो, बात खत्म, दिन खत्म, बात खत्म हो गई। कि और मार्केटर क्या करता है, वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाता है जाके अपॉर्चुनिटीज देखता है कि भाई अगर वो टिकटॉक पे भी जा रहा है ना मार्केटर, तो देखते हैं यार वायरल क्या हो रहा है, इस वीडियो का स्टार्टिंग क्या है, इसकी हुक क्या है, इसमें किस तरह के म्यूजिक चल रहा है, कौन से ऐड चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये एड्स वाला कहाँ से कमा रहा है, ये जो कंटेंट क्रिएटर है ये कैसे कमा रहा है, इस पे टिकटॉक पर 1,000 व्यूज क्या पे करती है।
कितनी वीडियोस वायरल हो जाएं तो आपको अच्छे पैसे बन बन सकते हैं। किस किस मुल्क में मोनेटाइजेशन ऑन है, मैं आजकल इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। टिकटॉक की मोनेटाइजेशन, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन, फेसबुक की मोनेटाइजेशन, इंस्टा की मोनेटाइजेशन। क्योंकि मैंने भी ये देखा है कि ई कॉमर्स के अलावा मुझे एक रेवेन्यू स्ट्रीम ऐसा चाहिए जिसमें मैं डॉलर्स में कमा रहा हूँ। मैं आपके तरह आप ही के साथ का एक स्टूडेंट हूँ इस फील्ड के अंदर, जो ये एक्सप्लोर कर रहा है कि प्लेटफॉर्म से जो आगे 10-15 साल सिर्फ वीडियोस का कंटेंट कंज्यूम होना है, सिर्फ वीडियोस की इंडस्ट्री का कंटेंट कंज्यूम होना है, और सिर्फ वीडियोस का कंटेंट लोगों ने कंज्यूम करना है। उस इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और मैं उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकता हूँ। जो बी मीडिया कंपनी है, ये मेरी वही कंपनी है जो इसी इसी के ऊपर लॉन्च हुई है, जो वीडियो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर लॉन्च हुई है, जिसके ऊपर मेरी दो, अभी चार चार बंदे हैं टोटल। दो एडिट वीडियोग्राफर्स हैं और दो जो है क्रिएटिव एग्जेक्टिव्स हैं। और जो जो क्रिएटिव एग्जेक्टिव्स और वीडियोग्राफर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पे अभी काम कर रहे हैं, और मैं खुद रिसर्च पे काम कर रहा हूँ। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या है, कितना पैसा है, अभी कितना जा रहा है, पाकिस्तान में कितना आ रहा है, बाहर कितना जा रहा है, किस मुल्क के पास सबसे ज्यादा कितना जा रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये इंडस्ट्री बड़ी कैसे होगी, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह ग्रैब किया जा सकता है, बिजनेस प्लान क्या बनाए, कैसे बनाए, इन चीजों पे काम हो रहा है अभी। तो कहने का, और मैं भी उसमें स्टूडेंट, जैसे आप ई कॉमर्स में स्टूडेंट हो, मैं उसमें स्टूडेंट हूँ। मुझे भी चीज़ों का नहीं पता, मैं भी पाकिस्तान में लोगों से मिल रहा हूँ, उनके साथ उठ रहा हूँ, उनके साथ बैठ रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब पे भी जाके पॉडकास्ट देखता हूँ, उस पर से भी कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है, ये समझाने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज कर लो, अपनी मेंटालिटी चेंज कर लो, अपनी ये प्लेटफॉर्म्स को यूज करने का तरीका चेंज कर लो। लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का, दोस्तों के साथ 2 घंटे लगाने के बजाय आपका जो दोस्त होना चाहिए आपके लेफ्ट राइट पे, वो ई कॉमर्स का ऑनर होना चाहिए। आपके उठना बैठना, जितना मेरे दोस्तों से मुझे फर्क पड़ता है, या लोगों को जितना भी एंटरप्रेन्योर बड़ा बड़े से बड़ा जो मिलीनियर होगा ना, उसकी कोशिश ही होगी वो बिलीनियर के साथ बैठे। कि मिलीनियर तो वो है, और मिलीनियर्स के साथ भी वो बैठता है। बिलीनियर्स के साथ बैठेगा तो वो क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उनकी आपस में क्या होती है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं इनसे किस तरह काम कर सकता हूँ या इनसे क्या सीख सकता हूँ, उसकी वो कोशिश होती है। जो लाखों कमाता है वो करोड़ों के साथ बैठता है, और अपनी फील्ड के अंदर। ऐसा नहीं है कि जी मैं ई कॉमर्स में काम कर रहा हूँ और मेरा दोस्त है जो करोड़ों कमा रहा है, लेकिन वो उसकी टैक्सी है, इस वजह से करोड़ों कमाता है, तो मैं टैक्सी वाले के साथ मैं उसके साथ बैठूंगा, यार ये टैक्सी से करोड़ों कैसे कमाता है, तो मैं तो कम्प्लीटली डिफरेंट ऑफ ट्रैक हो जाऊंगा। मैं ई कॉमर्स करता हूँ, वो टैक्सी का बिजनेस करता है, उसका चीजें अलग है, मेरी चीजें अलग है। लेकिन मैं अगर ई कॉमर्स कर स्टार्ट कर रहा हूँ, और जिस तरह मैं वीडियोस का काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आजकल जिनके साथ उठता बैठता हूँ, जिनसे बात करता हूँ, जिनसे मिलता हूँ, वो लोग हैं जो इसके ऊपर, वीडियोस के ऊपर ऑलरेडी काम करते हैं, और इसमें काम करते हैं, यूके यूएसए में काम करते हैं। यार वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, कितनी टीम है, क्या, ये सब चीज़ें मुझे उनसे नॉलेज आती रहती है, और मैं अपना बिजनेस प्लान, अपना चीज़ें उस हिसाब से डिवेलप करता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की गेम है भाई। आज मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत महान और मैं वो बहुत ये बहुत वो, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ, माइंडसेट रखता हूँ कि यार ये काम करना है, अल्लाह खुद बरकत डाल देता है, मेहनत करो, पैसा भी खुद आता है, बरकत भी खुद आती है। बस अपनी चीज़ें जो हैं, अपने पार्टनर्स अच्छे चूज कर लो, अपने दोस्त अच्छे चूज कर लो। इन्हीं के साथ आप उठो बैठो के 6 महीने के अंदर ही आपके किचन मनी के भी मसले सॉल्व हो जाएंगे, और आपके प्रॉफिट्स के भी, और आपके ई कॉमर्स के भी, और हर चीज़ के मसले सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ अपने पे काम करो, अपने को टाइम दो, अपने ब्रेन को टाइम दो, बिजनेस को टाइम दो, माइंडसेट को टाइम दो। लोगों को पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, दबा कर सुनो, और सिर्फ सुनो नहीं, उसके के ऊपर अपने बिजनेस प्लान में वो चीज़ें साथ इंटीग्रेट भी करो। अच्छा यार, अगर मैं कोई पॉडकास्ट, शुगर कॉस्मेटिक्स की अगर ऑनर बैठी है और वो पॉडकास्ट दे रही है, तो मैं उसके साथ अपनी चीज़ें एनालाइज कर रहा हूँ, तो अच्छा मैं ये नहीं कर रहा, अच्छा ये ऐसे करती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, ये चीज़ मेरी गलती है, ये तो ऐसे है, ये तो उसको साथ साथ अपने बिजनेस प्लान में भी इंटीग्रेट करो, तब जाकर पॉडकास्ट का भी फायदा होता है, कंटेंट का भी फायदा होता है। वैसे बैठकर सुनने का कोई फायदा किसी चीज़ों का नहीं होता, जब तक आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी काम ना कर रहे हो। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेनिंग में आपको ई कॉमर्स समझाना, माइंडसेट बताना, बड़ा ब्रांड कैसे बनना है, वो चीज़ें बताना। इसी में से कोई एक नीच आप पकड़ लो, अपनी वर्किंग करो, अपना स्किल सेट इंक्रीज करो। मार्केट में दबा कर लोगों को सर्विसेज चाहिए होती हैं। अगर 1,000 स्टोर महीने में लॉन्च होता है ई कॉमर्स में, तो उन सबको वो काम, वो चीज़ें चाहिए, उनको लोग नहीं मिलते। लोग, स्किल सेट आपके पास हो तो आपके पास काम ही काम है।
तो ये सिर्फ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अगली क्लास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा सा डिटेल में और समझाऊंगा क्या होता है कैसे होता है। बता मैंने आपको दिया है, सोल्यूशन भी मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ऑन पीपीटी आपने जो अपना बिजनेस मॉडल में लिखना क्या होता है, ये लिखा हुआ आपको बताऊंगा। साथ आपको सोल्यूशन बताऊंगा, और तीसरी चीज आपको बताऊंगा कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं। ये भी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डिफाइन करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ ले। सिमरा क्वेश्चन पूछ वालेकुम ले। सर। वालेकुम सलाम। मुझे पता था आपने आज क्वेश्चन पूछ नहीं पूछना, आपको रिप्लाई नहीं किया ना मैंने। सर ये जो आज की डिस्कशन थी इससे मतलब कि मैं पूछना चाह रही हूँ, तो आप कह रहे थे कि पार्टनर चूज करना चाहिए और उनकी मैं एग्री करती हूँ। तो आप कैसे पार्टनर चूज करते हैं? लाइक हम कैसे ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? आप एक दूसरे के लिए अननोन है तो इन चीजों को किस तरह से लेकर चलें? यार अब मेरे लिए तो आसान है ना पार्टनर चूज करना। मेरे लिए क्यों आसान है कि इसलिए आसान है कि मैं मार्केट में हर बंदे, ई कॉमर्स में काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, स्टार्टअप्स के साथ मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। बिजनेस मॉडल की ग्रिप मेरी अपनी स्ट्रांग है, और माइंडसेट भी मेरा अच्छा है, मेरे एक्सपीरियंस भी है। तो मेरे लिए पार्टनर मार्केट में से बंदा निकालना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। इशू आता है और मैं डिपेंड करता है मैं पार्टनर्स किस तरह के प्रेफर करता हूँ। मैं ज़्यादातर पार्टनर्स अब उस तरह के प्रेफर करता हूँ जिन जो यंग हो, जिनको गाइडलाइन मैं दूं और एग्जीक्यूशन और माइंडसेट उनका अपना इंक्रीज हो। आप ही किसी की मेरी पहली बैच की ट्रेनिंग में से ही 2 बच्चे, आसिम और जैन, ये 2 बच्चे मेरे साथ रेड टेल में पार्टनर थे। पार्टनर थे क्या, पार्टनर हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत तगड़ा भी पार्टनर चाहना, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप मेरी जैसी एक प्रोफाइल चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि आपको वो प्रोफाइल नहीं मिल सकती या उस तरह का बंदा आपको पार्टनर नहीं मिल सकता। सिर्फ ये है कि आपको देखना पड़ता है कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। उनको चाहिए था, उनके लिए उनका अगर मैं बताऊं तो उनको चाहिए था ऐसा बंदा कि जो उनको ना प्रॉपरली गाइड भी करे, पूरा रोड मैप भी दे, पूरा समझा भी दे, और जिसके साथ उनका रोजाना का इंटरेक्शन हो, जिनके पास वो जिसके साथ वो रोजाना उठते बैठते हो, और टीम भी आगे काम कर रही हो। तो अब रेड टेल स्टूडियो में हमारे पास 12 एम्प्लॉयज हैं, और वही चीज़ें मैनेज भी करते हैं, और 12 एम्प्लॉयज भी उनके अंडर हैं। और चीज़ों को लेकर चलना आगे पीछे सब कुछ वो देख रहे होते हैं, और उनके सारा कुछ गाइडलाइन और सब कुछ मेरी तरफ से जा रहा होता है। तो उनका और ये मेरे मुंह की बात नहीं, आप आसिम से पूछ लेते हो। 3 दिन पहले का भी उसको मुझे मैसेज आया हुआ था कि मैंने 8-9 साल अकेले बिजनेस किया है, और 8-9 सालों में मैंने उतनी चीज़ें नहीं सीखी जितनी मैंने चीज़ें तुम्हारे साथ एज अ कंपनी में पार्टनर आकर 6 से 7 महीने, 5 से 6 महीनों के अंदर काम करके सीख ली है। कि अब मुझे सिर्फ पैसे अगर नहीं भी बनते, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई ये जो अगले 6-7 साल मेरे वेस्ट होने थे ना, वो 6 महीनों में ही एक प्रॉपरली स्किल सेट मेरा इतना और माइंड सेट इतना इंक्रीज हो गया कि ये टेम्परेरी है। तो कहने का मकसद ये है कि पार्टनर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पार्टनर प्रोफाइल चाह रहे हो, आपको किस तरह का बंदा चाहिए। और पार्टनर्स अगर आपने अच्छे चूज करने हैं तो आप कोई भी इवेंट मिस मत करो। आपके दरमियान इकोसिस्टम और वो कम्युनिटी का होना जरूरी है। ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिस तरह मेरी मेरी होते हैं मीटअप्स होते हैं। इस्लामाबाद में भी होता है, लाहौर में भी होता है, कराची में भी होता है। कराची में तो खैर एक दफ़ा किया था मैंने, क्योंकि गया ही एक दफ़ा हूँ। लाहौर में मेरे बहुत हुए मीटअप। अब लाहौर के मीटअप में जब भी मैं जाता हूँ तो 80 से 90 बंदा, 100 बंदा होता है सिर्फ मेरे ही मीटअप पे। मैं बड़े मीटअप्स की बात नहीं कर रहा। अब 80-90 मीटअप जब होता है तो वो सारे वो आए होते हैं जो ई कॉमर्स चला रहे होते हैं। कोई साल से चला रहा है, कोई 2 साल से चला रहा है, कोई 3 साल से चला रहा है, और उनकी आपस में भी अच्छी भली गपशप होती है। क्योंकि मेरी मीटअप में मीटिंग मीटअप स्टार्ट होने से पहले और मीटअप स्टार्ट होने के बाद भी वो मीटअप 3 से 4 घंटे चलता है, क्योंकि लोग फिर एक दूसरे को मिल रहे होते हैं। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा 10-10 15-15 बंदों का ग्रुप खड़ा होकर बातें कर रहा होता है, और मतलब रैंडमली वो जानते नहीं एक दूसरे को। उसी से आपके कनेक्शन बनते हैं, उसी से आपकी गपशप स्टार्ट होती है, उसी से आपका स्टार्ट होता है कि अच्छा वो क्या कर रहा है, अच्छा उसका क्या स्किल सेट है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, कौन क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, क्या हो रहा है। तो आपके कनेक्शंस बनते जाते हैं उस इंडस्ट्री में। उसके बाद बड़े भी इवेंट्स भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कनेक्टेड पाकिस्तान जैसा इवेंट आता है, बड़ा इवेंट होता है, इस तरह की जो बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो अटेंड करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और उसमें डरना नहीं होता। अगर कोई 50 बंदों का ग्रुप है
30 बंदों का ग्रुप है, उसमें कोशिश किया करो कि 20 20 25 25 30 30 जो ग्रुप होते हैं ना, जो साइड पे बैठे होते हैं किसी मेंटोर को लेकर, किसी ट्रेनर को लेकर, उनके पास जाकर बैठ जाया करो, बजाय इसके कि एक मेन हॉल में आप 5,000 बंदा खड़े हो और आगे जो बंदा बोल रहा है वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा है। उसका इतना फायदा नहीं होता सक्सेस स्टोरी सुनने का, जितना फायदा आपको छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बैठकर, लेट सपोज जिस तरह मैं मुझे भी 20 20 25 25 लोग उधर पकड़ के खड़े हुए होते हैं कि ये कैसे है वो कैसे है, जिसका जो क्वेश्चन होता है जहाँ पे वो फंस रहा होता है ना, उस तरह के पहले से दिमाग में रखकर बच्चे आए होते हैं। हमारी कॉमर्स वाले बच्चे बहुत तेज हैं, ये समीर से आप पूछ सकते हो, ये बहुत आगे की चीजें हैं। इनको ऐसे में बैश करता रहता हूँ कि टाइम जाया करें ये वो, ये बहुत तेज है यार, ये नहीं छोड़ते बंदे को। ये मेरा इनबॉक्स व्हाट्सएप हर वक्त फुल हुआ होता है, कॉल्स पे, मेरे ऑफिस में, मैं किसी मीटअप पे चला जाता हूँ, ये जो जहां जहां फंस रहा होता है ना, उससे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, हर चीज वो पहले से सोच कर आए होते हैं। किसको मिलना है, क्यों मिलना है, क्या पूछना है, कहाँ से पूछना है, क्या ये है क्या वो, सारी प्रोफाइलें वो निकाल के आए हुए होते हैं। और उस तरह के मेंटोर से भी मिलते हैं, और उस मेंटोर के आगे जो बच्चे, जिस तरह आप 20 25 मेरे साथ अगर खड़े हैं, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, आप बात कर रहा होता है, तो इनकी आपस में भी गपशप हो रही होती है, अच्छा ये क्या है वो क्या है ये क्या, तो उससे जो कनेक्शंस आपके बनते हैं, वहीं से आपके आपके फाउंडर्स भी, को पार्टनर्स भी निकलते हैं, वहीं से आपका एक इंडस्ट्री में इकोसिस्टम भी डेवलप होता है, आपका एक मार्केट में भी एक, जिस तरह मुझे पता है कि इसमें काफी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, हसन हो गया, समीर हो गया, ये काफी जो जिनको मैं जानता हूँ, पहले से जानता हूँ कि जिन जो इस इंडस्ट्री में कौन कौन मेंटोर है, कौन कौन ट्रेनर है, कौन कौन नीचे, किसका क्या ब्रांड है या क्या स्टोर है, और वो किस तरह बेच रहा है, क्या बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, ये चीजें इनको पता है। मतलब इनका ये आप किसी भी ट्रेनर के पास जाओगी और उस ट्रेनर से समीर का नाम लोगी ना, तो उसको पता होगा, जैसे मेरा वो स्टूडेंट है, लेकिन मैं पहले से इसका नाम, इनका नाम हो गया, हसन का नाम हो गया, ये 4 5 बच्चे हैं जिनको मैं पहले से जानता हूँ। मेरी बात कभी नहीं हुई इनसे, मेरी इस्लाम दुआ भी कभी नहीं हुई, मेरी मुलाकात भी कभी नहीं हुई, लेकिन आप उस इकोसिस्टम में रहकर इनको, लोगों को जानते हो, जिस तरह ट्रेनर जानते हैं, इस तरह बच्चे ये भी सबको जानते हैं, सारे नीचे लेवल पे भी जानते हैं। शायद मैं नीचे लेवल पे और इतना नहीं जानता हूँ कि कौन कर रहा है, बड़े लेवल पे सबको जानता हूँ, सारे मेंटोर, सारे ट्रेनर्स, सारे ई कॉमर्स ऑनर्स हो गए, इन सबको मैं जानता हूँ, मेरे इस्लाम दुआ है, मेरी उठना बैठना खाना पीना है इनके साथ। लेकिन नीचे वाले लेवल पे शायद मैं इतना नहीं जानता हूँ। लेकिन आप एज अ स्टूडेंट, 1.5 साल, आपको साल 1.5 साल लगना है, तो आपकी टॉप से टॉप बंदे को भी आपकी गपशप होगी। जिस तरह कोई मेरा स्टूडेंट कोई नहीं है और वो 1.5 2 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है और वो खुद स्ट्रांग है, तो वो उसको भी मैं बाय बाय नेम जानता हूँ, बाय फेस जानता हूँ, वो भी मुझे बाय नेम बाय फेस जानता हूँ। इस तरह मेरे जैसे 10 15 लोगों के साथ शायद उसका, सबको वो ई कॉमर्स वालों को वो जानता होगा। तो ये भी बहुत ज्यादा आपका ये क्या क्या सोशल नेटवर्क हो गया, आपकी सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनर्स चूज करने में और उस इंडस्ट्री में ग्रो करने में। और उसी से आपके पास पार्टनर्स भी निकल आते हैं इन्हीं इवेंट्स की वजह से। इसी वजह से मैं कोई इवेंट मिस नहीं करता। अभी मुल्तान में कनेक्टेड पाकिस्तान एक इवेंट करा रहा है ग्रोथ समिट के नाम से, वो जो मुल्तान में हो रहा है, और मैं यहाँ से एज अ स्पीकर मुल्तान जा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा कि यार मैंने, मुझे कोई इधर से जाऊंगा और बच्चों से बात कर लूंगा, और मेरी कितनी 5 मिनट का स्लॉट है फॉर हर हर जो स्पीकर जा रहा है उसको 5 मिनट बोलना है और 15 मिनट उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स हैं। लेकिन मैं जा रहा हूँ कि जो उधर ई कॉमर्स के ऑनर्स आए होंगे, जिनसे मेरी कुछ 6 7 महीने 8 महीने इस्लाम दुआ नहीं हुई, ई कॉमर्स के अलावा शाम भाई हैं, इस्माइल है, जिनसे मेरी 7 8 महीने से गपशप नहीं हुई, जिनके साथ मैं उठा बैठा नहीं हूँ, तो एक आपका ना हो जाता है, सोशलाइज करके ही पता चल रहा था क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आई हुई है, कौन किस पे काम कर रहा है। मार्केट का एक आपका एक नेटवर्किंग सा वो क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा जब आप बच्चों से मिलते हो तो बच्चों से भी आपको फीडबैक मिल जाता है कि अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है, बच्चे किस पे काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो ये सारा हिसाब किताब है। तो इवेंट मिस मत करो, किसी भी सिटी में हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कराची से लाहौर में इवेंट होता है मिस नहीं करते, अल्लाह की कसम है, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं। मेरा मीटअप था, 2 बच्चे मर्दान से आए हुए थे, लाहौर में मीटअप था। 3 फैसलाबाद से आए हुए थे, एक बंदा कराची से फ्लाइट लेकर आया हुआ था। तो ये नहीं मिस करते इवेंट्स। जितने आप इवेंट्स पे जाते हो, सोशलाइज करते हो, लोगों के साथ बैठते हो, फिर वहीं से आप फेसबुक इंस्टा पे कनेक्टेड हो जाते हो, और वहीं से आपकी एक इंडस्ट्री में आपको पता चल रहा होता है, आपका माइंडसेट भी यहीं से डिवेलप होता है कि अच्छा हो क्या रहा है। आप उसी तरह के, वो कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, तो या अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आप करोड़ों वालों के साथ बैठोगे और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड बैठोगे, आप भी करोड़ कमाना स्टार्ट कर दोगे। अरबपतियों के साथ बैठोगे और अब वही आपके लेफ्ट राइट पे और आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं और बड़े तगड़े लोग हैं, आप भी अरब ना कमाओ करोड़ों, तो आप फिर
कमा ही सकते हो। तो ओके, बस थैंक यू सर। आपके लिए इतना काफ़ी है, मैं बोल बोल के थक गया हूँ। ठीक है जी, फिर होती है मुलाकात। आज मुझे मज़ा आया, पता नहीं आपको आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये मेरी 2-3 इम्पोर्टेंट क्लासेस होती हैं इन टॉपिक्स पे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।